हेलो स्टूडेंट। तो बेटा आज हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में अपने जो है CUET 2024 में कंप्यूटर साइंस का जो पेपर आया था उसके ऊपर यहाँ पे बात करेंगे। उसका जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पे देखेंगे। तो अगर आपने 2023 एंड 2024 के CUET PG कंप्यूटर साइंस के पेपर अगर एनालाइज किए हों तो आप क्या देखोगे कि बहुत चेंज हुआ है ना। 2024 के पेपर में आप देखो तो जो सिलेबस है वो भी आपका बहुत इंक्रीज़ हो गया था और जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत बढ़ गए। ठीक है, CUET 2023 में यानी लास्ट ईयर अगर आपने देखा होगा तो केवल वहाँ पे 10 और 11 क्वेरीज थी। ठीक है, जो वेटेज था आपका वो करीब 10% आप मानिए पूरे पेपर में, क्योंकि 100 क्वेरीज थी और उसमें 10 क्वेरी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड थी। और अब की बार 2024 में देखिए बहुत बड़ा एक वास्ट चेंज किया उन्होंने। क्या चेंज हुआ है कि नाउ द वेटेज ऑफ कंप्यूटर एंड मैथ इज 40% है ना। 40% कंप्यूटर आई है, 40% मैथ आया है, बाकी सब आपका रीजनिंग और इंग्लिश जो है उन्होंने 20% के अंदर जो है कंप्लीट कर दिया। और देयर वर 30 क्वेरीज। ठीक है, 30 क्वेरीज आई हैं कंप्यूटर साइंस से। और जो है सिलेबस बहुत इंक्रीज हो गया, बहुत सारे जो है टॉपिक्स नए इंक्लूड हो गए, आपका पूरा डेटा स्ट्रक्चर आ गया इसमें। ठीक है, और बाकी जो चीज़ें थी आपका नंबर सिस्टम, बूलियन, वो तो सब था ही था। और फिर इसके अलावा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम उन्होंने इसमें इंक्लूड कर दिया। और 2 बार चेंजेस किए उन्होंने लास्ट मोमेंट में। सिलेबस में पूरा DBMS आ गया था, DBMS को ड्रॉप कर दिया गया है ना। तो कई चेंजेस होते रहे और हम लोग भी बड़े लास्ट टाइम तक जो है यहाँ पे संघर्ष करते रहे बच्चों के साथ कि भाई क्या चीज़ पढ़ानी है, क्या चीज़ छोड़नी है, क्या पढ़ानी है, क्योंकि बार बार सिलेबस चेंज हो रहा था, है ना। और फिर जो पेपर आया वो भी मतलब जो है एक अप टू द स्टैंडर्ड था। यानी कि अगर मैं बात करूं तो MC के जितने भी एंट्रेंस आप लोग यूजुअली देते हो, जैसे नीम सेट दे रहे हो, महा सेट दे रहे हो, और भी यहाँ पे जो है जामिया मिलिया वगैरह के पेपर से आप कंपेयर करो तो CUET के पेपर का लेवल भी बहुत अच्छा था। यानी कि उनसे काफ़ी ऊपर है। मतलब आपको इन डेप्थ पढ़ाई करनी पड़ेगी, मतलब अगर CUET के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो। मतलब ये नहीं कि एक नॉर्मल जो है, जैसे फॉर एग्जांपल जो बाकी एग्ज़ाम में तो क्या है, फॉर एग्जांपल मासेट का पेपर दे रहे हैं, जामिया का पेपर दे रहे हैं, तो वहाँ तो चलिए ये है कि अगर आपको एक नॉर्मल एक जो है फंडामेंटल नॉलेज है तो भी आप अपना 50-70% पेपर सॉल्व कर लोगे। लेकिन CUET में ऐसा नहीं है, आपको अपने हर टॉपिक की इन डेप्थ जो है नॉलेज होगी, तभी आप अपने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं। तो यहाँ पे भी जैसे उन्होंने क्या किया है, सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर किया है, हर टॉपिक से क्वेरीज दी हैं। कोई टॉपिक ज़्यादा कवर हुए हैं, कुछ कम कवर हुए हैं, लेकिन क्वेरीज आपको हर टॉपिक से देखने को यहाँ पे मिलेगी। जितनी चीज़ें हम लोग क्लासरूम में पढ़ते हैं या आपको हम वीडियोज़ आपके लिए बना के शेयर करते हैं, अगर आपने वो सारे वीडियोज़ वगैरह देखे हों, ठीक है, प्रॉपरली आप उनको अगर जो है फॉलो कर रहे हो, तो आप देखोगे कि वाले पेपर में 30 क्वेरीज थी और हम लोग मतलब 24 to 25 जो है क्वेरीज बड़े इजीली सॉल्व कर सकते थे। कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स भी थे पर वो इतने टफ नहीं थे। जो क्योंकि वो मतलब बिल्कुल ये बहुत ही आपके फ्रिक्वेंटली आस्ट न्यूमेरिकल्स में आते हैं, जो हम लोग क्लास में कई बार कर लेते हैं जब हम लोग अपने प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस वगैरह करते रहते हैं, है ना। तो चलिए अब यहीं पे बातें हम लोग अपनी ख़त्म करते हैं और देखते हैं कि पेपर में क्या क्या था, क्या सॉल्यूशन था। ठीक है, और मैंने क्या बोला, मेन जो टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे क्या, DS मिलेगा पूरा, और जो है ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत पूछा गया है, न्यूमेरिकल भी हैं और थ्योरी भी है, नंबर सिस्टम भी, ये सब चीज़ें हैं। तो एक एक करके यहाँ पे देखेंगे सबको। तो चलिए अपनी जो फर्स्ट क्वेरी है वहाँ से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहली क्वेरी में क्या पूछा है, कंसीडर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेटाबेस। ठीक है, सीधे देखिए पहली क्वेरी DBMS सही रही है। Among the following option choose the most appropriate data स्ट्रक्चर फॉर दिस। ठीक है, तो B+T है, लिंक लिस्ट है, क्यू है, स्टैक है। तो देखिए जितने भी स्टैक हैं, क्यूज़ हैं, लिंक लिस्ट है, देखिए इन सब में आपको पता है कि जो सीक्वेंशियल एक्सेस होता है, ठीक है, एक के बाद एक एक्सेस होता है। तो जब DBMS में क्या होता है बेटा कि हम लोग जो है कई बार हमको डेटा अपना रैंडमली रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, तो वो सीक्वेंस फॉलो करना बड़ा टफ होता है। तो अगर आप लोगों ने, ये बिल्कुल एक प्योर थियोरेटिकल क्वेरी है, तो अगर आपको पता है तो आपको पता है कि इसका जो आंसर है वो बहुत ही ईजी है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे जाते हैं ट्रीज़ के साथ, और यहाँ पे ट्रीज़ में एक ऑप्शन दे रखा है B+T, जहाँ पे आपको पता है ना क्या होता है, जितना भी डेटा स्टोर होता है वो सब लीफ नोड में
किया जाता है स्टोर, और ये जितने भी लीव्स होती हैं यानी जो लीफ नोड होती हैं दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। ठीक है, तो ये हमारे DBMS को होल्ड करने के लिए एक बहुत ही मतलब जो है अप्रोप्रिएट मैं कहूँगा कि एक डेटा स्ट्रक्चर है। तो B+T विल बी द इट्स आंसर। ओके, इसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं नंबर सेकंड क्वेरी। ठीक है, जो सेकंड क्वेरी में क्या है बेटा, इन्होंने दो लिस्ट दे दी हैं। थोड़ा यहाँ पे डेटा यहाँ पे मुझे लग रहा है मूव हो गया इधर उधर। जो सेकंड क्वेरी है यहाँ पे देखिए क्या है कि दो लिस्ट दे रखी हैं ABCD, यहाँ पे 4 हमारे पास ऑप्शन दिए हैं और हमको इनको क्या करना है अपने यहाँ के ऑप्शन से मैच कराना है कि कौन भाई किस ऑप्शन को। तो देखिए जब भी दो लिस्ट मैच कराने वाली क्वेरी बहुत हैं, CUET 2024 के पेपर में अगर आप देखोगे तो एक दो नहीं कई क्वेरीज आई हैं। तो इनमें देखिए कई बार क्या सिचुएशन होती है, हम लोग अगर हम यहाँ पे टैक्टिस की बात करें तो कई बार हमें सारे ऑप्शन के आंसर नहीं पता होते, लेकिन हाँ उन 4 में एक दो ऑप्शन तो ऐसे होते ही हैं जिनके बारे में हमें बिल्कुल पक्का होता है कि हाँ इसका तो यही मैच होता है। तो उनके सहारे ही हमें अपने जो 4 ऑप्शन हैं उनमें अपने करेक्ट ऑप्शन की तरफ चलना पड़ता है। तो जैसे देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है इन्होंने, असिंक्रोनस चेंज स्टेट, फिर क्या दे रखा है ट्रिगर, JK फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है, और फिर हमारे पास D फ्लिप फ्लॉप है। ये 4 ऑप्शन है और इनके लिए हमको यहाँ पे जो सही ऑप्शन है उनको देखना है। तो देखिए ट्रिगर क्या होता है, अ पल्स दैट कॉसेज द लॉजिक डिवाइस टू बी एक्टिवेटेड, बिल्कुल सही बात है। मैं B को फर्स्ट के साथ यहाँ पे कनेक्ट करूँगा, ठीक है, B मेरा जाएगा फर्स्ट के साथ। इसके बाद A है असिंक्रोनस, यानी कि द ऑपरेशन इज नॉट एक्सिक्यूटेड इन स्टेप विद द क्लॉक। तो यानी ये मुझे अपने पहले दो में ही अपने काफ़ी आंसर मिल रहे हैं वैसे तो, ठीक है। तो मैं अपने अगर मुझे ये दो आते हैं तो मैं इन दो के साथ अपना ऑप्शन देखूंगा। तो मैं क्या देखूंगा, A मेरा जा रहा है सेकंड के साथ और B जा रहा है फर्स्ट के साथ, ये मुझे दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो बेटा मैं अपना जो आंसर चूज करूंगा दैट विल बी द सेकंड वन, ठीक है। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा, वो शायद थोड़ा नीचे चला गया है। इसके बाद वी विल मूव टू द थर्ड क्वेरी। थर्ड क्वेरी एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे दिया है, कंसीडर अ सिस्टम विद 1K पेजेस। बेटा बताएं कि जो नंबर ऑफ पेजेस हैं दे रखा है 1K, यानी कि 1000 पेजेस हैं और 512 फ्रेम्स है। फ्रेम बताए हैं, नंबर ऑफ फ्रेम 512 में, और फिर इसके बाद एंड ईच पेज इज ऑफ साइज ऑफ 2KB, ठीक है। पेज का साइज बताया गया है, तो पूछा है हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द वर्चुअल एड्रेस, ठीक है। यानी बेटा हमको जो अपनी हार्ड डिस्क यानी जो सेकेंडरी मेमोरी है वहाँ का उन्होंने पूछा एड्रेस, यानी कि हमें अपनी मेन मेमोरी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो अब बेटा यानी कि मुझे देखना पड़ेगा कि जो सेकेंडरी मेमोरी पे जो डेटा स्टोर हो रहा है वो कितने बिट में स्टोर हो रहा है जाके। तो यानी कि पहली बात तो फ्रेम का कोई काम नहीं है, ठीक है ना। फ्रेम, क्योंकि फ्रेम कहाँ आपके बनते हैं, मेन मेमोरी में। अगर आप लोगों ने पेजिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब चीज़ें पढ़ी हो तो आपको इसका आइडिया होगा। तो क्यों, क्योंकि देखिए जो एड्रेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक क्या होता है आपका फिजिकल एड्रेस और एक होता है वर्चुअल एड्रेस। क्या करना पड़ता है, हम अपने सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं वर्चुअल एड्रेस, पर वो सारा जो है डेटा लोड कहाँ पे होता है, रैम पे, मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी में डेटा फ्रेम के फॉर्म में आपका जो है स्टोर किया जाता है और उन फ्रेम को एक्सेस करने के लिए वी नीड द फिजिकल मेमोरी, है कि नहीं। तो जो वर्चुअल मेमोरी टू एक्सेस द सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस, और जो फिजिकल मेमोरी है दैट इज यूज टू एक्सेस द मेन मेमोरी आर रैम। तो यहाँ पे वो लोग हमसे वर्चुअल एड्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, यानी सेकेंडरी डिवाइस के बारे में। तो यानी जो फ्रेम है इससे हमें इसका कोई काम नहीं है, हम खाली देखेंगे कि हमारे एक पेज का साइज कितना है और नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, और इन दोनों को जब आप आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा टोटल साइज, यानी कि हाउ मैनी बिट्स वी आर यूजिंग, और उसी के हिसाब से हमको अपना आंसर मिल जाएगा। तो देखिए 1K मल्टीप्लाइड बाई 2KB, ठीक है, ये हमारा टोटल यहाँ पे साइज होगा, ठीक है। तो 1K यानी 1000, बेटा 2 की पावर 10 लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू KB है, KB का मतलब वही किलो बाइट, यानी 2 की पावर 10 हो गया, ये भी 2 की पावर 1 हो गया,
सबको ऐड कर लीजिए, 10 + 10 + 1 यानी 2 की पावर 21। ठीक है, log n के हिसाब से फॉर्मूला रखेंगे तो आपको क्या मिलता है 21। तो देखिए 2 पे 21 की पावर रेज हुई है, यानी कि मेरा जो आंसर होगा दैट विल बी सेकेंड वन, दैट इज 21 बिट्स। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये हम लोग करते रहते हैं यूजुअली क्लास में। इसके बाद नंबर 4 पे चलते हैं। ईच नोड इज हैविंग अ सक्सेसर नोड इन सिंगली लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट। तो ये भी आपकी क्वेरी कहाँ से आई है, डीएस। ठीक है, यानी क्या मतलब हुआ, डेटा स्ट्रक्चर की क्वेरी है और इसमें सारी बात हो रही है लिंक लिस्ट के बारे में कि कौन सी लिंक लिस्ट ऐसी होती है जिसमें हर नोड के पास अपना अगला एक नोड होता है। ठीक है, यानी उसको पता होता है कि यार मुझको अपने बाद अब कहाँ पे जाना है, नेक्स्ट नोड पे जाना है। तो यहाँ पे देखिए सिंगली लिंक लिस्ट, तो यहाँ पे तो आप जानते हो क्या कहानी होगी सिंगली लिंक लिस्ट में कि सपोज यहाँ पे मेरे पास 4 नोड हैं। ठीक है, तो ये लिस्ट पहला सेकंड पे ले जाएगा, सेकंड थर्ड पे, थर्ड फोर्थ पे, और कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि फोर्थ क्या बोलेगा कि नल में, भाई मेरा जो नेक्स्ट वाला फील्ड है वो नल है। इसके बाद डबल लिंक लिस्ट, सबके पास अपना प्रीवियस नोड होता है पर अगला नोड नहीं होता है, यानी 4 पे आ गया, आप कहोगे कि आगे जाओ, आगे कुछ नहीं है। नॉट पॉसिबल इन एनी लिंक लिस्ट, इसको छोड़ते हैं। सिंगली में देखिए क्या होता है, सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट। इसमें क्या होता है बेटा, जो आखिरी नोड है वो नल नहीं होता, वो कहाँ लेके चला जाता है आपको, फिर से फर्स्ट पे। तो फर्स्ट सेकंड पे ले जाएगा, सेकंड थर्ड पे, थर्ड फोर्थ पे, फोर्थ फिर फर्स्ट पे। तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि यस, कि जो है हर नोड के पास अपना एक नेक्स्ट नोड है मूव करने के लिए, यानी कि दे हैव द सक्सेसर नोड। सबके पास अपना अपना एक उत्तराधिकारी, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि मुझे पता है कहाँ जाना है आगे बढ़ के। ठीक है, तो मेरा जो आंसर होगा दैट विल बी द सेकंड वन, सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट। आई होप क्लियर होगा मामला। तो बिल्कुल प्योर थियोरेटिकल क्वेरी थी। इसके बाद फिर देखिए, हाउ डज द नंबर ऑफ पेज फ्रेम इफेक्ट एंड नंबर ऑफ पेज फॉल्ट फॉर अ गिवन मेमोरी एक्सेस पैटर्न इन फीफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। कह रहे हैं कि फीफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम की बात हो रही है। बेटा पेज रिप्लेसमेंट की हमें नीड कब पड़ती है, देखिए जब आपको पता है कि क्या होता है, पेज फॉल्ट होता है। ठीक है, यानी अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में पेजिंग का कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो वहाँ पे आपको पता है क्या होता है। कई बार पेज फॉल्ट होता है, यानी आप एक पेज करते हो डिमांड पर, वो पेज टेबल में मिलता ही नहीं है, यानी हमारी मेन मेमोरी में होता ही नहीं है। तो क्या करना पड़ता है आपको, अपनी जो सेकेंडरी डिवाइस है उसको एक्सेस करना पड़ता है और उस पेज को लेके आना पड़ता है मेन मेमोरी में। पर प्रॉब्लम क्या है कि मेन मेमोरी में कोई जगह खाली नहीं है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, जो पेज मुझे लोड करना है, जो सीपीयू जिसको यहाँ पे डिमांड कर रहा है मुझसे पेज, तो वो लोड करना ही पड़ेगा। अब लोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अपनी मेन मेमोरी में जो प्रीवियस जो एग्जिस्टिंग पेजेस हैं उनमें से किसी एक पेज को निकाल के बाहर करना पड़ेगा, है ना। यानी जो पेज हमें मेमोरी में लोड करना है तो उसके लिए हमें थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी। अब वो कैसे, कौन सा पेज हटाया जाए, क्यों, क्योंकि सपोज बेटा मेरे पास मेमोरी में हज़ारों पेजेस हैं, कौन सा पेज हटाऊं मैं। तो इस काम के लिए बहुत सारे एल्गोरिथम यूज़ होते हैं, जिनमें एक का क्या नाम है, फीफो, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सबसे जो पुराना पेज होगा हम कह रहे हैं हम वो हटा देंगे। ठीक है, तो ये हमारी फीफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है। तो कह रहे हैं कि इसका क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने कई ऑप्शन दिए हुए हैं कि भाई कि अगर हम नंबर ऑफ पेज, ठीक है, हाउ डज द नंबर ऑफ पेज फ्रेम इफेक्ट एंड नंबर ऑफ पेज फॉल्ट फॉर अ गिवन मेमोरी एक्सेस पैटर्न इन फीफो पेज। कह रहे हैं कि नंबर 1 अगर आप चेक करो, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पेज फ्रेम डिक्रीजेज द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट। कह रहे हैं कि अगर हम पेज फ्रेम बढ़ा दें तो पेज फॉल्ट कम होगी। बात तो सुनने में बहुत अच्छी लग रही है, पर क्या ये फीफो के साथ है, और बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पेज फ्रेम में इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट। भाई देखो एक नॉर्मल फिनोमिना ये है कि अगर जो है नंबर ऑफ पेज फ्रेम, यानी कि अगर हम मेन मेमोरी का साइज अगर ज़्यादा हो जाए तो पेज फॉल्ट भी कम होगी। क्यों, क्योंकि पेज हमको यहीं मिल जाएंगे और हमको मेमोरी से ज़्यादा लोड नहीं करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो पेजेस रिक्वायर्ड हैं वो पहले से ही यहाँ पे मेन मेमोरी में होंगे, है ना। और ये बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है, लेकिन फीफो के साथ एक प्रॉब्लम है, ठीक है ना। जब हम लोग पढ़ते हैं तो ये चीज़ पढ़ाई जाती है, ठीक है कि नहीं। कौन से नाम से, बिलेडी
एनोमेली, है ना, ये एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। वहाँ पे ये चीज़ बताई जाती है कि फीफो में कई बार ऐसा नहीं होता, जब हम नंबर ऑफ पेज फ्रेम जब इंक्रीज करते हैं मेन मेमोरी में, तो जो कॉन्सेप्ट है वो तो ये कहता है कि पेज फॉल्ट कम होने चाहिए, लेकिन फीफो में क्या होता है कई बार कि पेज फॉल्ट हमारे इंक्रीज भी हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये मुझको बहुत सही लग रहा है। इसके अलावा और देखते हैं, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पेज फ्रेम ऑलवेज इंक्रीजेज द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट। कह रहे हैं कि हम जब जब जो है नंबर ऑफ पेज पे बढ़ाएंगे तो हमेशा जो है पेज फॉल्ट और ज़्यादा होंगे, तो हमेशा नहीं, ठीक है ना, हमेशा नहीं बेटा, कभी कभी। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पेज फ्रेम हैज़ नो इफेक्ट ऑन द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना, या तो ज़्यादा होगा या कम होगा, तो यानी ये ऑप्शन भी सही नहीं है, ये ऑप्शन भी सही नहीं है। ऊपर के दो ऑप्शन में बात बिल्कुल सही थी, लेकिन बेटा मैं जाऊंगा किसके साथ, सेकंड वाले के साथ। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा जो टर्म है यहाँ पे वो मेरा इसी कॉन्सेप्ट के साथ ऐड है कि जब हम फीफो पेज एल्गोरिथम यूज करते हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर यही देखने को मिलता है हमको कि जो है जब हम अपने नंबर ऑफ पेज फ्रेम बढ़ाते हैं तो कई बार पेज फॉल्ट भी हमारी ज़्यादा होने लगती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये जब हम लोग पढ़ते हैं पूरा ओएस तो वहाँ पे सब चीज़ें बताई जाती हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पर यूनिट कॉस्ट। नंबर 6 पे आप देख रहे हैं, तो एक बहुत ही सिंपल सी क्वेरी दे दी है उन्होंने इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस में, ठीक है। मेमोरी जो डिवाइसेस आपका चैप्टर है वहाँ से दिया है कि भाई ये 5 डिवाइसेस हैं, इनको जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पर यूनिट कॉस्ट, ठीक है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि सस्ते से महंगे की ओर चलिए, सबसे चीप मेमोरी और सबसे महंगी मेमोरी। तो डी रैम तो देखिए जितनी ज़्यादा कैपेसिटी होती है मेमोरी उतनी जो सस्ती होती है, जितनी कम कैपेसिटी होती है उतनी महंगी होती है। सिंपल सा यहाँ पे इसका मैथ होती है। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मुझे मेमोरी दिख रही है वो मैग्नेटिक टेप की, ठीक है, ई, यानी कि जो भी ऑप्शन होना चाहिए वो ई से होना चाहिए, यानी 3 और 4 तो गायब हो गए, बचे 1 और 2। ई के बाद सी बी ये तो सब में सेम है। ई के बाद यानी नंबर 1 पे तो ये है महंगी, फिर इसके बाद सी है ऑप्टिकल डिस्क, ये भी सही है। इसके बाद फिर बी है यानी कि मैग्नेटिक डिस्क है, ये भी सही है। अब मामला फंसा डी रैम और एस रैम में। तो देखिए आपको पता है ना आजकल हम लोग अपने सारे सिस्टम में हार्ड डिस्क को एस रैम से रिप्लेस कर रहे हैं क्योंकि सबसे फास्ट होती है, पर पता है आपको सबसे महंगी भी होती है, ठीक है। तो यानी डी इज सबसे महंगी है, ये नंबर 4 पे जाएगा और ये नंबर 5 पे। तो यानी मैं जाऊंगा अपने पहले वाले ऑप्शन के साथ, ठीक है। डी रैम और एस रैम को कंपेयर करेंगे तो एस रैम ज़्यादा महंगी है और फास्ट भी है इन कंपेरिजन ऑफ डी रैम, ठीक है। तो यानी कि आप इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, स्लो टू फास्टर, ठीक है कि नहीं। तो ये हो गया मेरा, ये सिंपल क्वेरी थी, चलिए ये ज़्यादा मतलब कोई दिमाग नहीं लगाना था। अब आइए नेक्स्ट, फिर देखिए यहाँ पे 2 लिस्ट दे दी गई हैं, ठीक है। फ्लैश मेमोरी पी मॉस एन मॉस है और सी मॉस है, ये 4 यहाँ पे टाइप्स ऑफ मेमोरी दी गई हैं और उनके आगे यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सही लिस्ट से मैच करवाना है, ठीक है। तो फिर वही कहानी जो मैंने आपसे कहा था कि अगर 1-2 ऑप्शन भी सही पता है तो भाई उनके थ्रू हम लोग अपने 4 ऑप्शन में अपने आंसर्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फ्लैश मेमोरी है पी मॉस एन मॉस एंड सी मॉस, दे आर द टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर, है ना। जैसे सबसे पहले क्या है आपका दिया है पी मॉस। पी मॉस की क्या है फुल फॉर्म, ये आपका होता है पॉजिटिव चैनल, है ना। ये आप सिंपली लिख सकते हो पॉजिटिव मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर, ठीक है। ऐसे ही आपका क्या दे रखा है एन मॉस है, एन मॉस स्टैंड फॉर नेगेटिव चैनल मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, और क्या दे रखा है सी मॉस, क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो ये सब टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है और सबसे जो पहला है वो कौन सा होता है पी मॉस, ठीक है। पी मॉस सब क्या है आपका सबसे पहला होता है यहाँ पे, आई होप सो, ठीक है। और जो है पी मॉस है आपका, इसके बाद फिर एन मॉस है। तो
बी का जो है होगा 1 ओल्डेस्ट एंड स्वीटेस्ट, है ना, जो मैंने आपको बताया। नंबर 3 है, बी का होगा 1। और इसके बाद फिर सीमॉस का मुझे पता है ये कहाँ यूज़ होता है बेटा, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में, जब हम लोग अपनी चिप फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये दो बेटा हमको यहाँ पे क्लियर है। ठीक है कि डी का 2 होना चाहिए, तो ये देखिए डी का 2 मुझको यहाँ पे दिख रहा है एक तो, और बी का 1 होना चाहिए। बी का 1 यहाँ पे है, यानी कि बेटा मैं ऑप्शन 3 के साथ यहाँ पे आराम से जा सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे थोड़ा सा भी इनके बारे में, मैंने कहा कि सबका तो पता नहीं होता, ठीक है, लेकिन चलो हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं कि कुछ ऑप्शन लेके चल सकते हैं। और सी जो है एनमॉस कह रहा है कि लीस्ट पावर कंजप्शन, और ए जाएगा फ्लैश मेमोरी, नॉन वोलेटाइल रैम। सही बात है बिल्कुल, ठीक है, ये हमारी नॉन वोलेटाइल रैम होती है। तो सारे ऑप्शन मेरे मैच कर जाएंगे अगर हम जाएंगे थर्ड के साथ। देखिए वही पुरानी मैथ है, मैंने क्या बोला यहाँ पे, हमको भाई सबके ऑप्शन सही पता हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है मैं एक दो ऑप्शन ना भी पता हूँ, तो जो ऑप्शन हमें पता है उनकी हेल्प से आप अपने सही ऑप्शन निकाल सकते हो, है कि नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्या देखा है, कंसीडर अ कंप्लीटली स्क्यूड लेफ्ट राइट बाइनरी सर्च ट्री विद एन एलिमेंट दैट इज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, यानी बेटा एक ट्री है और पूरी एक साइड की ओर झुकी हुई है, ठीक है ना, तो ये लीजिए, ठीक है, लेफ्ट और राइट, तो यहाँ पे सारे बेटा जितने भी हैं हमारे जो है चाइल्ड नोड सब एक ही साइड झुके हुए हैं। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे हमें कुछ सर्च करना है, तो क्या मतलब उसका जो है वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो भैया यहाँ पे अगर n नोड है और सब एक ही तरफ की है, तो आपको पता है क्या होगा, जितने नोड होंगे, ठीक है, बस वही मेरी यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी होगी। यानी n नोड है तो मैं क्या लिखूंगा, ON। तो कोई ऑप्शन है यहाँ पे, पहला ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे, है ना, तो ये आपका जो 8th का जो है फर्स्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे। तो ये सिंपल क्वेरी थी यहाँ पे। इसके बाद देखते हैं अगली क्वेरी क्या दी है इन्होंने। अगली क्वेरी है आपकी लिंक लिस्ट के ऊपर, आई थिंक, यस, पढ़ने से तो ऐसा ही लग रहा है। इफ वी वांट टू फाइंड लास्ट नोड ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट, ओके, यानी कि सिंगली लिंक लिस्ट क्या होगा, यानी बेटा जो भी आखिरी नोड होगा, ठीक है, ये देखिए पहला नोड सेकंड नोड पे लेके जाता है, सेकंड नोड थर्ड पे लेके जाता है। चलो अभी इसको यहीं पे एंड कर देते हैं। सबकी मेमोरी सपोज ऐसे दे रखी है 100, 200, 300, तो सबके पास दो दो फील्ड होते हैं, आपको पता ही है। एक फील्ड क्या होता है, डेटा, एक फील्ड क्या होता है, नेक्स्ट, है ना, या लिंक होता है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ के हिसाब से चलें तो लिंक होता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे देखिए जो पहला वाला फील्ड है यहाँ पे सपोज कोई नंबर है, ये आपको लेके जाएगा अगले फील्ड पे। यहाँ पे आओगे, यहाँ पे एक और नंबर मिलेगा, ये लेके जाएगा आपको अपने अगले नोड पे 300 पे। 300 पे जाओगे, यहाँ एक वैल्यू मिलेगी, ये कहाँ लेके जाएगा, इसके पास कोई सक्सेसर नहीं है, अभी अभी हम लोग बात करके आए थे, है ना, ये कहाँ लेके जाएगा, नल पे। तो यानी बेटा हमको यही यहाँ पे ढूंढना है, कह रहा है कि लास्ट नोड पे जाना है, तो हम कैसे जाएंगे। तो पहली बात तो हमें लूप चलाना पड़ेगा, तो ये इफ वाले तो छोड़ो, पहली बात तो हमें काम करना पड़ेगा वाइल देखिए दोनों चेक करते हैं, वाइल टेम्प डॉट लिंक इज नॉट इक्वल टू नल, सही बात है। अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं, सपोज ये मेरा टेम्प है, पहला जो है नोड, तो मैंने कहा कि मुझे तब तक आगे लेके चलो टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट लिंक, और ये देखिए मेरा टेम्प कहाँ मूव कर जाएगा, अपने अगले लिंक पे। यहाँ पे भी नॉट नल है, यस, तो यहाँ पे लेके जाओ टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट लिंक। तो ये बिल्कुल सही है, अगर आप लोगों ने प्रोग्रामिंग की तो इसको आप एक बार में रीड करके समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टेम्प डॉट लिंक इज़ नॉट इक्वल टू डेटा, ये तो फालतू की बात है, हम अपने मेमोरी एड्रेस को किसी वैल्यू से थोड़ी कंपेयर करेंगे, है ना। तो बहुत ही सिंपल है, अगर मैं बताऊँ तो ये जो क्वेरी देखने में ज़रूर थोड़ी सी टफ लग रही है, पर अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ है डीएस, क्योंकि ये कोडिंग बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल की है, तो आई होप ये ज़्यादातर लोगों के लिए बहुत ही ईजी होगी अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, यहाँ पे द फंक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द के मैप, तो ये भैया के मैप की कहानी है, ठीक है। तो कहा है कि ये के मैप है, तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा। तो के मैप जो है आपका, चलिए देख लेते हैं, CAB 0001। तो यहाँ पे देखिए ये 3 नोड बन रहे हैं, ठीक है ना,
ग्रुप बन रहे हैं, 3 पेयर बन रहे हैं। ठीक है, ये क्या है आपका C दे रखा है, यानी ये हो गया C बार C। ये यहाँ पे क्या होगा आपका AB दे रखा है, AB 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 और बार किस पे लगना है 0 पे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पहले पहला वाला जो पेयर अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे आंसर। देखिए C बार तो आना ही आना है एक, और ऊपर से कॉमन निकालोगे तो B आ जाएगा, तो B C बार एक आएगा। ठीक है, प्लस अगला चेक करिए, C बार तो मिलेगा ही मिलेगा, और क्या कॉमन है A, तो AC आना ही आना है, और यहाँ पे आइए तो AB एक आंसर आना है। ठीक है, तो ये बेटा मेरा यहाँ पे आंसर बन रहा है, इसको सिंपली चेक कर लीजिए। ठीक है, 3 हमने यहाँ ग्रुप बनाए, तो आई होप BC बार AC बार प्लस AB। ठीक है, तो ये देखिए मेरा ये आंसर बेटा यहाँ पे बड़े इजीली मैच कर जाएगा। 2 पेयर तो एक ही रो पे बन रहे हैं C बार वाले पे, तो उस पर C बार तो मिलना ही मिलना है। तो के मैप आपने सॉल्व किया हो तो बहुत ही ईजी के मैप है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और देखिए क्या दिया यहाँ पे अगला, लेट A बार रिप्रेजेंट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ A विच ऑफ द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन इज आर ट्रू। कह रहे कि इनमें से कौन सी बूलियन एक्सप्रेशन ट्रू है, तो आइए जरा चेक कर लेते हैं। A प्लस AB इक्वल टू A, सही बात है, ये कौन सा आपका एब्सॉर्प्शन लॉ होता है, पता है ना। A प्लस AB आप क्या करोगे, A कॉमन निकाल लोगे तो क्या बचेगा 1 प्लस B, जो कि ड्रॉप हो जाएगा, तो ये आपका A ही आ जाएगा, यानी पहला बिल्कुल सही है। A प्लस B बार इक्वल टू A बार B बार, ये तो आपका डी मॉर्गन है। ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, ये भी बिल्कुल सही है। A डबल बार इक्वल टू A, तो ये आपका इनवॉल्यूशन लॉ है, ये भी बिल्कुल सही। तो ज़्यादातर उन्होंने लॉ ही दे रखे हैं। AB का होल बार इक्वल टू A बार प्लस B बार, ये भी आपका डी मॉर्गन है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो आप मैं क्या देख रहा हूँ कि चारों स्टेटमेंट मुझे बिल्कुल सही लग रहे हैं, और ये सही हैं भी, मतलब ये नहीं कि खाली मुझे लग रहे हैं, सही है ना। क्यों, क्योंकि ये तो सारे बेसिक लॉ हैं बूलियन के, मतलब हमें कुछ सॉल्व भी नहीं करना। तो अब 4 ऑप्शन में क्या देख रहा हूँ मैं, ABCD ABSC एंड D, चारों ऑप्शन बेटा मेरे बिल्कुल सही हैं, तो आई विल गो विद द थर्ड ऑप्शन, है ना। इसके बाद और नेक्स्ट देखते हैं। A logic circuit that can add to 1 bit number and produces the output for sum and carry but cannot handle carry input is called हाफ एडर फुल एडर। तो देखिए बहुत ही ईजी है, जब हमें 2 ही बाइनरी वैल्यू ऐड करनी है और वो भी 1 बिट की, तो आपको पता है 2 बाइनरी वैल्यू ऐड करने के लिए खाली एक ही चीज़ यूज होती है, दैट इज हाफ एडर। कैरी आती तो है लेकिन वो बेचारा कैरी को प्रोसेस नहीं कर सकता। ठीक है, ये प्रॉब्लम भी है उसके साथ, लेकिन आंसर बहुत ही ईजी है, यानी आप पहली लाइन पढ़ के ही अपना आंसर दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। अगली क्वेरी देखते हैं नंबर 13 पे। नंबर 13 पे जो क्वेरी दे रखी है, ऑन अ सिस्टम यूजिंग सिंपल सेगमेंटेशन फॉलोइंग इज द सेगमेंट टेबल। ओके ठीक है भाई, एक सेगमेंट टेबल दी है। व्हाट इज द फिजिकल एड्रेस। ओके, अब की बार मेन मेमोरी में एड्रेस निकालना है, और देखिए यहाँ पे पेजिंग का यूज नहीं हो रहा है, बल्कि क्या यूज हो रहा है, सेगमेंटेशन का। ठीक है बेटा, तो अगर आप जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको कॉन्टिगुअस एंड नॉन कॉन्टिगुअस मेमोरी एलोकेशन के बारे में बताते हैं। फिर हम लोग क्या बताते हैं कि जो नॉन कॉन्टिगुअस मेमोरी एलोकेशन है वहाँ के लिए हमको पेजिंग एंड फ्रेम का पूरा कॉन्सेप्ट चलता है। लेकिन फिर ये होता है कि यार एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है पेजिंग के अलावा, दैट इज सेगमेंटेशन की। नहीं, मुझे तो भैया कॉन्टिगुअस मेमोरी चाहिए, यानी पूरी प्रोसेस के लिए मेमोरी मुझे एक साथ चाहिए, चाहे वो रैम हो चाहे हमारी सेकेंडरी डिवाइस हो। मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी कहीं पे भी मुझे मेमोरी एक साथ चाहिए। तो ये कॉन्टिगुअस मेमोरी एलोकेशन का जब कॉन्सेप्ट आता है तो हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, फिर सेगमेंटेशन के बारे में। हालांकि हम लोगों ने ये भी बताते हैं कि ये बेकार है, क्यों, क्योंकि हमारे किसी मतलब का नहीं है। जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने इतना पूरा पेजिंग का कॉन्सेप्ट डाला, अब आप जो है फिर घूम फिर के वहीं वापस जाना चाह रहे हो तो क्या मतलब है ना। लेकिन देखिए क्वेरी आई है, खास बात है कि क्वेरी आई है, जबकि हम लोग पढ़ाने के बाद क्या बोलते हैं, यार ये बेकार है। लेकिन जब चैप्टर में है यानी कॉन्सेप्ट है, आपको कॉन्सेप्ट तो पता होना ही चाहिए, वो यूज़ हो रहा हो चाहे ना यूज़ हो रहे हो। हम जब कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अब आज मॉडर्न एज में यूज़ नहीं हो रही हैं, ठीक है ना। लेकिन बेटा वो जो कॉन्सेप्ट हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी उसी कॉन्सेप्ट की बात हुई है और इसको हम लोग पूरा पढ़ते हैं, प्रॉपर्ली बताया भी जाता है। मेरे जो वीडियोज़ हैं उनमें भी आप देखोगे
हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट में लंबी बात की है, और बहुत ही ईजी क्वेरी, जब आप वो पढ़ते हो ना और आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पता है ये क्वेरी लगेगा अरे यार ये क्या सेगमेंटेशन टेबल हो ये वो दे दिया, पर ये मोस्ट सिंपलेस्ट क्वेरी है सेगमेंटेशन के ऊपर। क्या बोला है कि एक ये सेगमेंट टेबल दे रखी है, कह रहे कि बताओ फिजिकल एड्रेस क्या होगा फॉर द लॉजिकल एड्रेस 2, ठीक है। ये देखिए लॉजिकल एड्रेस दे रखा है इन्होंने, यानी जो बोला है 2,212, यानी कि बेटा मुझे सेगमेंट नंबर 2 पे जाना है। तो अब देखिए क्या होगा, हम सेगमेंट टेबल में सबसे पहले अपना सर्च करेंगे कि मेरा सेगमेंट 2 कहाँ पर है। इसके बाद देखिए जो उन्होंने ऑफसेट नंबर बता रखा है, यानी कि उस पार्टिकुलर पेज में हमें किस कमांड पे जाना है, किस इंस्ट्रक्शन नंबर पे जाना है, तो दे रखा है 212। तो अब देखिए अगली चीज़ क्या है, लिमिट, कि क्या आपसे जो ऑफसेट मांगा गया है, जो रिक्वायरमेंट की गई है वो 212 कहीं लिमिट के बाहर तो नहीं है। तो हमने क्या देखा, नहीं, हमारी लिमिट है 300, 1212 तो उससे बहुत कम है। तो चलिए यानी कि पास हो गया। अब देखिए ये आपको बता रहा है कि सेगमेंट नंबर 2 का जो बेस एड्रेस है वो क्या है। तो हमको क्या मिल गया कि बेटा जो ये फ्रेम है दैट स्टार्ट विद नंबर 2500, ये मुझे मिला अपना एक मेमोरी एड्रेस, बेस एड्रेस। तो जैसे अब आप उस पार्टिकुलर सेगमेंट पे जाओगे, ठीक है ना, सपोज ये हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे सारे कमांड है, ये 2500 है, तो मैं यहाँ पे आ गया। अब मुझको यहाँ पे कहाँ पे जाना है, 212 है ना यहाँ पे, तो 2500 में क्या करेंगे आप, 212 ऐड कर देंगे और आपको मिल जाएगा अपना आंसर, ठीक है, 2712। अब देखिए कोई ऑप्शन दिया है कि नहीं, ये देखिए पहला ही ऑप्शन है 2712, है ना। तो बहुत इजी होता है, बस खाली आपका ये पढ़ा हुआ होना चाहिए कॉन्सेप्ट। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आपको करा दिया रिवाइज। आगे देखते हैं क्या बोला है, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर असिम्पोटिक कॉम्प्लेक्सिटीज, ठीक है, यानी कि बेटा इनकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उनके बेस पे इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लगाओ। जिसकी सबसे कम हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो सबसे पहले आएगा, जिसकी ज़्यादा है वो सबसे बाद में जाएगा, है ना। तो सबसे तो अब यहाँ पे बड़ी कहानी अजीबोगरीब है, क्यों, क्योंकि अगर आपको पता है तब तो आप कर लोगे, नहीं पता है तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, छोड़ के आगे जाइए। तो देखिए सबकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो हम लोग पहले यहाँ पे बेटा नोट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए इंसर्शन सॉर्ट बेस्ट केस, यानी कि सपोज 5 एलिमेंट हैं, 4 लगे हुए हैं, केवल आखिरी वाला हमको उठा के आगे लेके जाना पड़ेगा। तो ठीक है, ये सबसे अच्छा केस हो सकता है कि केवल आपको एक एलिमेंट अरेंज करना पड़े। तो यानी कि बस जो एरे का साइज होगा वही होगा। फिर आइए बबल सॉर्ट वर्स्ट केस, तो लूप के अंदर लूप चल रहा है, यानी क्या होगा, ON² होगा। ये तो सबसे ईजी है, ये तो आई होप सबको ही पता रहता है। वर्स्ट केस बाइनरी सर्च, ये भी हम लोग पढ़ते हैं, क्या होता है, log n होता है इसका, ठीक है। और फिर क्या दिया है, मर्ज सॉर्ट वर्स्ट केस, हाँ ये अगर आपको याद आ जाए तो आपकी लक है, ठीक है ना। n log n, ओ पे हम लोग क्या बताते हैं, n log n। और अब इनमें कौन सी वैल्यू सबसे कम है सबसे ज़्यादा है ये भी आपको पता होना चाहिए, है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं भाई सबसे कम सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी है। तो देखिए सबसे पहले तो n और log n को ही कंपेयर कर लेते हैं। तो देखिए n अगर 1 है तो log n की वैल्यू उससे कम ही आएगी, यानी ये तो छोटा है। नंबर 1 ये रखूँगा मैं, नंबर 2 पे इसको रखूँगा। फिर अब बचा n² और n log n, तो log n log लगाते ही वैल्यू वैसी बहुत कम हो गई, ठीक है। और चूंकि ये n मल्टीप्लाइड बाई log n है तो n log n कम से कम n से तो बड़ा ही होगा, तो ये 3 हो गया और नंबर 4 पे n² हो गया। तो ये मेरा ऑर्डर होगा, ठीक है। और अब इसी के अकॉर्डिंग आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो C सबसे पहले आ रहा है, ठीक है। C के बाद फिर मेरा आ रहा है A और इसके बाद D और B, CADB। तो देखिए CADB वाला ऑप्शन एक ही मिल रहा है मुझको, है ना। तो यानी मैं जाऊंगा किसके साथ, अपने ऑप्शन नंबर 4 के साथ, ठीक है। मेरा जो ऑप्शन नंबर 4 है दैट विल बी द माई आंसर। तो ये बिल्कुल बेटा मेमोरी बेस्ड क्वेरी है, या थोड़ा सा भी अगर आपको आइडिया हो, चारों सॉर्टिंग टेक्निक अगर आपको आती हैं और कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करनी आती है तो आप ये काम ऑन द स्पॉट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है
डिक्रीजिंग द रैम ऑफ अ कंप्यूटर टिपिकली लीड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग आउटकम। कह रहे हैं कि हम किसी सिस्टम की रैम कम कर दें, मेन मेमोरी कम कर दें, तो क्या हो सकता है, जरा देखते हैं। वर्चुअल मेमोरी इंक्रीजेस, ये कौन सी बात हुई है? रैम कम करके कोई मेमोरी इंक्रीज कैसे हो सकती है, ये तो नहीं होगा। पेज फॉल्ट इंक्रीजेस, हाँ ये हो सकता है। पेज फॉल्ट डिक्रीजेज, ये तो बिल्कुल नहीं है कि नहीं, क्योंकि जब भैया रैम कम हो गई तो अब नंबर ऑफ पेजेस भी मेमोरी में कम होंगे, तो पेज फॉल्ट तो बार बार होगी। आप देखो पेज फॉल्ट पे कितनी क्वेरी दी है, आप लोग देख रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो पेजिंग और पेज फॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बेटा इसको बड़े अच्छे से जो है, जो लोग CUT में नेक्स्ट ईयर अपीयर होने वाले हैं या अब की बार जो लोग अपीयर होने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। आप लोग खुद देखिए यहाँ पे, अब तक हम लोग अभी हमने हाफ पेपर किया है, 15 क्वेरी पे हूँ, और अब तक कितनी क्वेरी हम लोग यहाँ पे पेज फॉल्ट के ऊपर कर चुके हैं। सेगमेंटेशन फॉल्ट, सेगमेंटेशन की बात ही कहाँ है यहाँ पे, ठीक है ना। तो बेटा मैं जाऊँगा किसके साथ, पेज फॉल्ट इंक्रीजेस, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है कि अगर मैं अपनी रैम कम कर दूँ तो मैं कहाँ जाऊँगा, पेज फ्रेम मेरी जो है मेरी पेज फॉल्ट बढ़ जाएंगी। फिर क्या है, नंबर 16 पे आइए। वी कैन से दैट अ शेड्यूल इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। तो बेटा ये क्वेरी आ गई DBMS से, तो थोड़ी सी आउट ऑफ सिलेबस चली गई है, क्योंकि DBMS सिलेबस में था नहीं, लेकिन क्वेरी एक आ गई है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बैड लक रही बच्चों की, क्यों, हम लोग प्रिपेयर करने जा रहे थे और तब तक मालूम पड़ा कि यह नहीं है, तो इसको नहीं पढ़ा गया, ठीक है। तो खैर, लेकिन यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं कि कोई भी जो है शेड्यूल है वो सीरियलाइजेबल है कि नहीं, कैसे हम लोग यहाँ पे तय करेंगे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं कि कोई एक शेड्यूल T है दैट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सीरियल शेड्यूल U बाय अ सीरीज ऑफ स्वैप ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन। तो ये होता है नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग, ये है आपका नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन के साथ ही होता है। इफ अ शेड्यूल T कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सीरियल, ये सेकंड ऑप्शन सही लग रहा है। इफ अ शेड्यूल T कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ नॉन सीरियल शेड्यूल बाय अ सीरीज ऑफ स्वैप ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग, नो एंड नो। तो बेटा ये थोड़ा सा पढ़ने वाली चीज़ है, ठीक है। इसका भी अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है तो आपको आइडिया होगा, वरना अभी अब मैंने क्या बोला कि ये इस बार था भी नहीं सिलेबस में, बस थोड़ा सा ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया है, तो ये थोड़ी क्वेरी बच्चों के लिए टफ रही होगी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेरी क्या है, द फॉलोइंग इंटीजर्स आर नीडेड टू बी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। 5 नंबर दे दिए इन्होंने, यूजिंग बबल सॉर्ट टेक्निक। बबल सॉर्ट यूज करना है, 5, 8, 22, 18। फॉलोइंग आर द रिजल्ट ऑफ वेरियस पासेज ड्यूरिंग द सॉर्टिंग। कह रहे हैं कि ये आएगा रिजल्ट, असेंडिंग ऑर्डर में नंबर हमको सॉर्ट करने हैं, ठीक है ना। क्या रिजल्ट आएगा पता नहीं, क्या क्वेरी है। तो सबको पता है भाई, जब असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लगा रहे हो, बबल सॉर्ट कर रहे हो, तो यानी सारे नंबर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे, इसमें कोई ज़्यादा मैथ थोड़ी लगानी है। तो सबसे पहले क्या होगा, हालांकि सबसे पहले अगर हम टेक्निक की बात करें तो देखिए सबसे पहले क्या अरेंज होता है बबल सॉर्ट में, हाईएस्ट वैल्यू हमारी बॉटम पे जाती है ना, तो सबसे पहले 18 आएगा, नहीं सॉरी 18 के पहले सबसे पहले 22 अरेंज होगा, फिर मेमोरी में 18 अरेंज होगा, फिर 8 अरेंज होगा, फिर इसके बाद 5 अरेंज होगा, और सबसे लास्ट में 1 अरेंज होगा। यानी कि नंबर जो असेंडिंग ऑर्डर में लगेंगे वो कुछ ऐसे लगेंगे, है ना। तो मैं जाऊंगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ, ठीक है। जो ऑप्शन 2 है दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक। तो चलिए अब देखते हैं अपनी अगली क्वेरी क्या है। तो द रेंज ऑफ इंटीजर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ 2's कॉम्प्लीमेंट नंबर सिस्टम इज दिस, वेयर इज एन इज द नंबर ऑफ बिट इन नंबर। तो ये देखिए ये बहुत ही सिंपल क्वेरीज में आएगी मैं कहूँगा, क्योंकि इसके ऊपर हम लोग क्लास में कई बार बात करते हैं। जो हमारी जो रेगुलर क्लासेज होती हैं उनमें आपको पता है, और हम लोग जब अपने क्वेरी सॉल्व करते हैं, बहुत ही फेमस क्वेरी है, ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर में किसी न किसी फॉर्म में आती है कि भैया हाईएस्ट नंबर और लोवेस्ट नंबर कोई भी n बिट नंबर से, ठीक है ना, क्या रेंज होती है रिप्रेजेंट करने की। तो जो फॉर्मूला दिया जाता है वो क्या दिया जाता है कि भाई 2 रेज टू द पावर n-1 से लेके कहाँ तक रिप्रेजेंट होता है, पॉजिटिव साइड में जाएंगे तो 2 रेज टू द पावर n-1 -1, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर n की वैल्यू 4 है
तो आप क्या करोगे यहाँ पे -2 की पावर 3, ठीक है, 2 प्लस 2 की पावर 3 -1, ठीक है। यानी कि अगर बेटा मेरे पास 4 बिट हो तो देखो सबसे जो लोवेस्ट नंबर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो -8, और यहाँ पे आओ तो क्या होगा +7, ठीक है। अगर 4 बिट मेमोरी है तो ये हमारी यहाँ रेंज होती है। तो जो फॉर्मूला है वो ऐसे दिया जाता है। तो बहुत ही मतलब जो है इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसको हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि आप कोई भी पेपर देखोगे कहीं ना कहीं इस फार्मूले से रिलेटेड क्वेरी में ज़रूर मिलती है। आप नीमसेट का पेपर देख लो, जामिया का देख लो, मासेट का पेपर भी आपकी बार जो आया है उसमें भी आप चेक करिए। तो ये दिया ही होगा कहीं ना कहीं। ये देखिए पहला ही ऑप्शन है, आपको पहला ही ऑप्शन मिल जाएगा -2 टू 2 n-1 ठीक है। तो ये आपका आंसर बिल्कुल सीधे, आपको कहीं देखना ही नहीं है, आप इजीली इसको यहाँ पे टिक कर सकते हैं। लीजिए ये क्वेरी भी आपकी क्या है, कई बार आ चुकी है अलग अलग पेपर में, और सेम वैल्यू, मतलब यहाँ देखिए वैल्यू तक नहीं चेंज हुई है। आपको ये मिल जाएगी मेनली जो है नीमसेट का पेपर देखो, गेट का पेपर देखो, सब जगह ये क्वेरी आ चुकी है, ठीक है। तो क्या दिया है देखिए बेटा, 2 नंबर दिए हैं 2 साइड पे, जिनका बेस क्या दे रखा है इन्होंने r, यानी कि एक नंबर सिस्टम की क्वेरी है। तो क्या पूछा है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 to 4 एट द बेस ऑफ r इज इक्वल टू 13 एट बेस ऑफ r। तो कहने हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रेडिक्स, यानी बेटा मुझे r का पता लगाना है, ठीक है। तो आपको पता है पूरा हमको क्या करना पड़ेगा, पहले दोनों जो नंबर हैं, यानी पहला नंबर है 2 to 4, इसका बेस r दे रखा है तो 0 1 2, ठीक है, और बेस क्या है r। तो आप इसको क्या करेंगे 10 के बेस पे रिप्रेजेंट कर लेंगे, ऐसे ही 13 को भी रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो क्या मिल जाएगा देखिए मुझको यहाँ पे मिल जाएगा 2r² पहला हो जाएगा, है ना, r की पावर 2 होगी और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या होगा 2r और फिर क्या 4, ठीक है, r की पावर 0 दैट विल बी 1 + 4। तो ये आपका मिल जाएगा इधर, और यहाँ पे आएंगे तो क्या मिलेगा 0 1, ठीक है, ये हो जाएगा r + 3। और अब क्या करना है, इसका याद है ना क्या दे रखा था इन्होंने, स्क्वायर रूट। तो ये मैं शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ, और इस अपने राइट हैंड साइड का स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मुझे क्या हो जाए, ये क्या मिल जाएगा मुझे r² + 6r + 9, है ना, ये हो जाएगा। तो बेटा ये मुझको 2 साइड मिल गए। अब मैं इनकी यहाँ पे शिफ्टिंग करवा लेता हूँ। तो 2r² में यहाँ लेके आओगे r² माइनस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा r², ठीक है, +2r है +6r है, यानी क्या मिलेगा -4r, और +4 है +9 है, ठीक है। तो यहाँ लेके आओगे तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा -5 बन जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। तो बेटा मेरे पास जो आया, जो मेरे पास जो लीनियर इक्वेशन बनी है दैट इज़ r² -4r और -5, ठीक है। -4 को मैं क्या करता हूँ 5 - 1 लिख लेता हूँ, r -5, और ये अब क्या हो जाएगा r², ठीक है ना। ये यहाँ पे क्या हो गया इक्वल टू 0 हो गया, है ना, ये भी बताना पड़ेगा ना भाई कि राइट में 0 हो रहा है। तो -5r और क्या होगा -5r + r -5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम r कॉमन निकाल सकते हैं, तो बचेगा r -5 + 1 कॉमन निकालिए तो r -5 = 0, यानी कि क्या हो गया r + 1 मल्टीप्लाइड बाई r सॉरी ठीक है बेटा। तो ये देखिए मेरा यहाँ पे सॉल्यूशन आया है फाइनली, r + 1 और r -5। तो बेटा इन दोनों में अब आप समझ सकते हो कि अगर r + 1 = 0 है तो r की वैल्यू -1 आएगी, और अगर r -5 = 0 है तो यानी कि r की वैल्यू 5 आएगी। तो यानी जो नंबर है इसका बेस इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, या तो 1 होगा या तो -1 होगा या 5 होगा। तो आप सबको पता है, ये बहुत ही बेसिक सी बात है कि भैया बेस नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता किसी नंबर सिस्टम का। अब जैसे ये जो नंबर यूज़ हुआ है
224। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, एक यहाँ पे नंबर में यूज़ हुई है डिजिट 4, और जब नंबर में एक 4 जैसी डिजिट यूज़ हो रही है, व्हाट इट मीन्स कि इसका बेस कम से कम 5 तो है ही है, तो -1 तो हो नहीं सकता, तो हम जाएंगे किसके साथ, 5 के साथ। तो अगर 5 है तो ये देखिए मेरा जो थर्ड ऑप्शन है यही मेरा आंसर है, और ये बेटा इसका पूरा सॉल्यूशन है। ठीक है ना, कि आप क्या करोगे, पहले दोनों नंबर को अपने डेसिमल बेस में कर लो कन्वर्ट, ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक लीनियर इक्वेशन आ जाएगी, सॉल्व कर लीजिए, लास्ट में आपको ये मिलेगा r+1 मल्टीप्लाइड बाई r-5 इक्वल टू 0, और यहाँ पे अब r की 2 वैल्यू आई हैं, आपको पता है कौन सी वैल्यू के साथ जाना है। ठीक है, तो ये भी कई बार की हुई क्वेरी, हम लोग बार बार इसको क्लास में करते रहते हैं। इसके बाद आइए फिर नेक्स्ट क्या दिया है इन्होंने, व्हाट आर द वेज टू इम्प्लीमेंट अ प्रायोरिटी क्यू। तो भैया जो प्रायोरिटी, तो क्यू छोड़ो, प्रायोरिटी क्यू में आ गए। तो ये भी आपकी क्वेरी कहाँ से आ रही है, डीएस से, डीएस यानी डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, आपको भी पढ़ाई गई है। प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है बेटा, जो क्यू के जो हमारे नोट्स हैं, दे हैव वन एक्स्ट्रा फील्ड जहाँ प्रायोरिटी होती है, वरना आप पता है कि क्यू में क्या कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहले सर्विस होगा। लेकिन अगर किसी की प्रायोरिटी ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या होता है, एक प्रायोरिटी नाम का फील्ड एक एक्स्ट्रा ऐड होता है, और जो जिनकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, वो वैल्यूज़ पहले प्रोसेस होती हैं, जिनकी प्रायोरिटी कम होती है वो बाद में प्रोसेस होती हैं। तो वो कह रहे हैं कि बताओ कि जो प्रायोरिटी क्यू लगाने के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं। एरेज का तो भाई हम यूज करते ही करते हैं, हीप डेटा स्ट्रक्चर का भी यूज़ होता है, लिंक लिस्ट में भी बिल्कुल, और क्या हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो फाइबोनेकी ट्री का कॉन्सेप्ट ही अलग है। ठीक है ना, ट्री हमारा जो है कोई सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, तो आप देखो तो इन आपको 3 चीज़ों में से खाली एक जो है ऑड वैल्यू हटानी थी, क्योंकि बाकी 3 क्या करती हैं, सीक्वेंशियल डेटा एक्सेस पे काम करती हैं, जबकि फाइबोनेकी ट्री या कोई भी ट्री हो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप अपने ऑप्शन देखिए क्या क्या है, ACD है कोई, मुझे दिख रहा है 4th वन, तो आई विल गो विद द 4th वन। ठीक है ना, मुझे लगता है यही आंसर होगा। ठीक, इसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेरी क्या है। तो देखिए एन ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड क्वेरी दे दी है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम contain 4 user process each requiring 5 unit of resources are the minimum number of required unit of are such that no deadlock will ever occur। ठीक है ना, वो यहाँ पे y लग गया है। तो कह रहे हैं कि ये बताओ कि भाई 4 यूज़र प्रोसेस हैं, यानी कि मेरे पास जो प्रोसेस हैं, नंबर ऑफ प्रोसेस m अगर मैं मान लूँ तो वो कितनी है, 4 यूज़र प्रोसेस हैं, और इसके बाद फिर नंबर ऑफ रिसोर्सेज कितने दे रखे हैं इन्होंने, 5, n की वैल्यू 4 है, सॉरी 4 नहीं, क्या है 5 है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि द मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड यूनिट ऑफ आर। ठीक है, कह रहे हैं कि अब मतलब सबको, यानी 4 प्रोसेस हैं, सबको 5-5 यूनिट चाहिए एक रिसोर्स की काम करने के लिए। तो यानी पहली बात तो टोटल नंबर ऑफ जो कितने चाहिए रिसोर्स हमको एक टाइम पे। ठीक है ना, जो क्यों, क्योंकि देखो 4 लोग हैं और सब कह रहे हैं भैया हमको 5-5 दे दो यूनिट, तो यानी टोटल नंबर ऑफ कितनी होंगी रिसोर्स, टोटल जो रिसोर्स हमें रिक्वायर्ड है वो कितनी होगी, 4 × 5। 4 × 5 यानी कितना हो गया बेटा, 20 रिसोर्स हमको रिक्वायर्ड है एक, मतलब कि ये चारों प्रोसेस अपना काम कर पाएँ। लेकिन हमेशा थोड़ी ऐसा होता है कि मेरे पास इतनी अवेलेबल हो, तब क्या कह रहे हैं कि कम से कम कितनी दे दें हम आपको, कि भैया डेडलॉक ना रुके, यानी कि ये ना हो कि काम रुक जाए, सारी प्रोसेस एक दूसरे का मुंह देखने लग जाएं, है कि नहीं। तो जो S है ये हम इसको मान लेते हैं S। तो देखिए इसका बहुत ही यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला होता है, डेडलॉक, कभी भी प्रोसेस के बीच में डेडलॉक ना लगे, हमें कम से कम कितने आप
प्रोवाइड यहाँ पे करेंगे रिसोर्स, इसका एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है। क्या होता है? एस इज लेस देन एम प्लस एन, ठीक है ना, ये हम लोग को बताया जाता है। तो अगर आपके पास देखो तो यहाँ पे सारी वैल्यू दे रखी इन्होंने। एस यानी टोटल कितनी रिक्वायरमेंट है मेरी? 20 की। 20 कम होना चाहिए किससे? एम प्लस एन से, ठीक है। सॉरी, एम प्लस एन से नहीं, जो फॉर्मूला है वो क्या है यहाँ पे कि नंबर ऑफ रिसोर्सेज, नंबर ऑफ रिसोर्सेज यहाँ पे मैंने एन मान लिया है, ये गलत है। एन क्या होता है? रिक्वायरमेंट होती है हमारी कि मिनिमम कितना हो, ठीक है ना। तो एम प्लस एन की अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखूँ तो मुझे एन एक्चुअली पता लगाना है, ठीक है ना। एन का यहाँ पे मुझे पता लगाना है, सॉरी। तो क्या लिखूंगा मैं? 20 इज लेस देन m प्लस एन। तो m की वैल्यू तो बेटा मुझे दे ही दी गई है। m की वैल्यू कितनी है? फॉर्मूला ये है आपका m प्लस एन, तो यानी 4 प्लस n, मैं ये यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा फॉर्मूला होता है, बस ये एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि s इज लेस देन m प्लस एन, जहाँ पे s क्या है आपका, यहाँ पे टोटल हमें कितने रिसोर्स रिक्वायर्ड होते हैं फ्रीक्वेंटली काम करने के लिए, ये हो गया 20 हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ प्रोसेस एंड नंबर ऑफ रिसोर्सेज 20 आ जाएगा। एम हमें बता रहा है नंबर ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये हम अपने फॉर्मूले में यहाँ पे वैल्यू डालेंगे और एन का पता लगाएंगे। तो देखिए एन की आप क्या वैल्यू रखो यहाँ पे, कम से कम कि दोनों का सम जो है 4 प्लस एन 20 से ज़्यादा आना चाहिए। तो आप 16 रखोगे तो 16 प्लस 4 20 आएगा, जो 20 से ज़्यादा नहीं होगा। तो फिर क्या करेंगे हम? n की वैल्यू 16 से एक और बढ़ानी पड़ेगी, कितनी रखनी पड़ेगी? 17। तो 17 प्लस 4 21, दैट इज ग्रेटर देन 20। तो यानी जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका? 17 आएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेरी होती है, बहुत ज़्यादा कोई आपको कैलकुलेशन भी नहीं करनी होती है, ठीक है। तो बस ये है यहाँ पे। इसके बाद चलिए नेक्स्ट। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम पे मैंने बोला ना बहुत क्वेरीज दी हैं, बहुत क्वेरीज दी हैं। आप देखो तो सबसे ज़्यादा क्वेरीज मैं देख रहा हूँ कि अब तक ऑपरेटिंग सिस्टम से ही आई हैं। तो ये देखिए अब फिर यहीं पे प्रोसेस मैनेजमेंट अभी भी चल रहा है। तो देखिए पेजिंग पे भी क्वेरी आ रही हैं और पेजिंग और जो है प्रोसेस मैनेजमेंट के ऊपर भी बहुत क्वेरी आई हैं। द करेंट एलोकेशन एंड मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज फॉर प्रोसेस आर गिवन बिलो। तो ये देखिए यहाँ पे क्या बताया कि 4 प्रोसेस हैं, P1 P2 P, ठीक है ना, ये P3 होगा और ये P4, ठीक। 4 प्रोसेस हैं और 3 यहाँ पे दी गई हैं रिसोर्सेज, इनकी भी टेबल बनी हुई है। और कितनी, तो देखिए सबको एक टाइम पे कितनी नीड होती है, यहाँ पे पहले अपनी टेबल समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस 1 है तो इसके पास 8, 6 एंड 4, यानी कि अगर इसको अपना एक प्रोसेस कंप्लीट करना है तो इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। इसको पहली प्रोसेस R1 की 8 चाहिए यूनिट, R2 जो सेकंड मेरा रिसोर्स है उसकी 6 यूनिट चाहिए, R3 की 4 यूनिट चाहिए। पर इसको अभी कितनी मिली हुई हैं ये देखिए, 1, 2 और 1। कितनी जो हमारी नीड क्या थी? 8, 6 एंड 4 और मिला क्या है? 1, 2, 1। तो अब आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, थोड़ा सा इसको हमें और समझना पड़ेगा डीपली। हालांकि जब पढ़ाते हैं तो आपकी पूरी चीज़ बताई जाती है कि देखिए पहला यहाँ पे कितना कम पड़ रहा है? 7 कम पड़ रहा है। R2 में मुझे चाहिए 6, लेकिन मिला खाली कितना है? 2 मिला है, यानी कि 5 कम पड़ रहा है। मैं 2 मिला हुआ है ना और 6 चाहिए, तो यानी 4 कम पड़ रहा है। और थर्ड वाले का चाहिए 4 यूनिट, यानी कि 3 कम पड़ रहा है, ठीक है। तो मुझको पहले के लिए चाहिए 7, सेकंड के लिए चाहिए 4 और थर्ड के लिए चाहिए 3। और ये देखिए जो तीसरा कॉलम है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अवेलेबल, कि अभी प्रोसेसर के पास कितनी रिसोर्स अवेलेबल है। तो 4, 4, 5। तो अब आप देखो तो पहला वाला तो अपना काम कर ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि मुझे पहला ही R1 की 7 यूनिट और चाहिए, 1 मिली हुई है, पर कितनी अवेलेबल है? 4। यानी कभी भी प्रोसेस मतलब अगर मुझे ये चारों प्रोसेस अगर कंप्लीट करनी है, ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे नीचे क्या इन्होंने नीचे 4 सीक्वेंस दिए हैं और कहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन।
कहा है कि ये 4 ऑप्शन है, हमको ये बताइए कि कौन कौन से सेफ सीक्वेंस हैं। सेफ सीक्वेंस यानी कि अगर हम इन सीक्वेंस में अपनी इन प्रोसेस को यहाँ पे एग्जीक्यूट करें तो यानी चारों प्रोसेस मेरी आराम से हो जाएंगी और कहीं पे भी एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगी और कोई डेडलॉक नहीं लगेगा। तो सीन यहाँ पे क्या है कि डेडलॉक नहीं लगना चाहिए। क्लियर है ना? तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि मैंने जैसे भी पहला सिनेरियो आपको समझाया, P1 कभी भी पहली प्रोसेस हो ही नहीं सकता। तो ये देखिए चारों ऑप्शन जो ABCD दिए गए हैं, यहाँ पे कहीं पे भी P1 से शुरुआत हो भी नहीं रही है, सॉरी हो रही है एक में। D है, सबसे पहले P1 से ही शुरू हो रहा है। ओहो, मुझको तो अपना आंसर बेटा पहली बार में ही मिल गया। गुड, आपको समझाने में ये फ़ायदा हुआ कि मुझे बात करते करते अपना आंसर ही मिल गया। ठीक है ना? जैसी जबकि मैंने तो अभी क्वेरी भी नहीं देखी थी, बस मैं खाली ये देख रहा था कि मैं केवल कोई ये टेबल पढ़ना बता रहा था, है ना, कि भाई टेबल कैसे पढ़ते हैं, कि हमको क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट है और मेरे पास क्या क्या इस समय मिला हुआ है और मार्केट में कितना इस समय अभी अवेलेबल है। तो अगर मैं पहली प्रोसेस चलाना चाहूँ तो मैं चला ही नहीं सकता। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा आंसर मिल गया है। मैं अब आपको अभी और थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेते हैं। तो यानी कि बाकी 3 क्या मेरे सीक्वेंस सेफ हैं? कोई ज़रूरी थोड़ी है, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन जब एक डी हट गया तो बाकी सब में इन्होंने हमको 3 ऑप्शन दे रखे हैं, मुझे लग रहा है। नहीं, अच्छा एक चौथा था, तो ये तो गायब ही हो गया, ये तो अब हो ही नहीं सकता। बाकी सब में 3 ऑप्शन है ना? तो जहाँ पे भी मेरा डी वाला ऑप्शन ना हो वही मेरा आंसर होगा, है ना? तो यहाँ पे भी डी नहीं है, डी इसमें भी है, यानी कि मेरा जो ऑप्शन होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? सेकंड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि डी हो गया है आउट। तो जिस ऑप्शन में डी दे रखा है वो ड्रॉप कर दीजिए। तो एक ही ऑप्शन बचा है ABC, तो मैं इसके साथ जाऊंगा। लेकिन ये सेफ सीक्वेंस कैसे होता है ये मैं आपको जरूर एक बार चला के दिखाऊंगा। ठीक है ना? जो सेफ सीक्वेंस है ये हम लोग यहाँ पे जरूर देखेंगे। तो मैं आपको जैसे एक के लिए यहाँ पे पहले चला के दिखाता हूँ। ये है मेरा R1, R2 एंड R3 और क्या क्या अवेलेबल है मेरे पास, 4, 4 एंड 5। ठीक है? तो चलिए कोई भी सीक्वेंस चला के देखते हैं कैसे हम लोग चेक करते हैं वो सेफ सीक्वेंस है कि नहीं। तो चलिए हम लोग अपने ए के साथ शुरू करते हैं। ए में सबसे पहले भी जरा मैं यहाँ रिमूव कर दूँ, थोड़ी सफाई कर दूँ, ये सब है ना। ये पेज कहाँ चला गया भैया? तो चलो बेटा उसको देखते हैं। हम लोग चलते हैं अपने पहले सीक्वेंस के साथ। ठीक है, चलिए सबसे पहले ये लोग क्या कह रहे हैं कि P2 चलाइए। तो आइए जरा P2 के पास चलते हैं। देखिए इसकी क्या नीड है, 4, 3, 3। ठीक है, पर इसके पास है कितना, 3, 1, 1। तो यानी कि अब देखिए इसकी क्या क्या नीड है। इसको यहाँ पे चाहिए 2। ठीक है, इसको यहाँ पे जो नीड पड़ रही है वो पड़ रही है, सबसे पहले यहाँ पे इसको क्या कमी है, यहाँ पे 4 चाहिए, लेकिन इसके पास है कितना, केवल 3, यानी इसको एक और चाहिए यहाँ पे, है कि नहीं। पेन का कलर बदल लेता हूँ। इसको नीड है यहाँ पे कितनी, +1 की। सेकंड में 3, पर इसके पास है कितना, तो यहाँ पे नीड कितनी है, 2 की। और यहाँ पे 3 पर यहाँ पे 1 है, तो नीड है 2 की। तो देखिए 1 चाहिए, 2 चाहिए, 2 चाहिए, और मेरे पास है कितना, 4, 4, 4, यानी बहुत आराम से ये चल जाएगा मेरा। ठीक है, P1 बड़े आराम से सारे रिसोर्स इसको मिल जाएंगे और ये बड़े आराम से
ईजिली जो है मेरा P1 अपना काम कर लेगा, ठीक है, कोई दिक्कत, सॉरी P1 नहीं क्या था, P2 था। तो P2 विल बी ओके विद दिस। और जब ये अपना काम खत्म कर लेगा बेटा, तो ये क्या करेगा, सारे रिसोर्स हमको वापस भी कर देगा, ठीक है। तो जो 4 4 5 थे रिसोर्स ना, तो ये जब P1 अपना काम खत्म करेगा तो ये क्या करेगा, अपने सारे जो रिसोर्स इसने होल्ड कर रखे थे हमको ये वापस कर देगा। यानी कि 433 रिसोर्सेज हमें और मिल जाएंगे जो हमने दिए इसको 122, वो तो देगा ही देगा, साथ में अपने बाकी रिसोर्स भी वापस करेगा। यानी ये जो 4 है ये कितना हो जाएगा पता है आपको, 8 हो जाएगा। ये जो 3 था, 4 में 3 और ऐड हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए अपने रिसोर्स ये फ्री कर देगा। और ये जो 5 था ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी अब बेटा मेरे पास जो नंबर ऑफ रिसोर्स होंगे वो 878 होंगे। अब इसके बाद क्या होगा, अगला दे रखा है इन्होंने P4। क्या P4 चल सकता है? इसकी नीड देखिए क्या है, 333, और इसको पास अवेलेबल क्या है, 322। यानी बस एक चाहिए R2 और एक चाहिए R3। कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से यहाँ तो 878 अवेलेबल है और खाली एक ही एक तो देना है, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। P2 के बाद मेरा P4 भी बड़े प्यार से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब ये अपना काम कर लेगा तो अपने जो रिसोर्सेज है ना ये भी मुझे वापस कर देगा। यानी 333 और मेरे पास ऐड हो जाएंगे। जो 8 है वो 11 हो जाएगा, 7 10 बन जाएगा और 8 जो है 11 बन जाएगा। अब आइए अगला क्या दे रखा है, P1 कह रहे हैं अब जो है P1 को चला दो। तो P1 को कितना चाहिए, 864, लेकिन है कितना 121। यानी जो नीड है कितनी की है, 7 की है, 4 की है और 4 की जगह 1 है यानी 3। तो 743 की नीड है क्या मेरे पास, 11 10 11। बड़े आराम से मैं इसकी नीड पूरी कर सकता हूँ। यानी कि मेरा P1 भी बड़े आराम से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अब इसके बाद कौन बचा, P3। और P1 जब फ्री होगा तो ये देखिए क्या करेगा, जो डेटा इसने लिया वो तो देगा ही देगा, साथ में अपने जो रिसोर्सेज इसने कैच कर रखे थे 864 वो भी हमको वापस करेगा। तो 11 में 8 ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा, 19। 10 में ऐड करोगे 6 तो ये हो जाएगा 16। और इसके बाद फिर R3 ने होल्ड किया हुआ था 4, तो 11 + 4 15। तो ये देखिए आखिरी प्रोसेस चलाने के लिए मेरे पास, क्योंकि देखिए 3 प्रोसेस ख़त्म हो चुकी हैं, वो अपने जो है जितने भी रिसोर्सेज एलोकेटेड थे उनको वो रिलीज करते जाएंगे, है ना। तो मेरे पास फाइनली क्या बचा, 19 16 एंड 15। और अब एक ही बचा है रिसोर्स, ठीक है ना। इसके बाद P3 की क्या नीड है जरा देखिए, 10 1 और 3। बड़े आराम से दे दूंगा मैं, 4 1 3 तो पहले से ही था। इसको चाहिए कितना, यहाँ पे 6 चाहिए, 1 चाहिए तो 1 है ही है, 3 चाहिए 3 है ही है, तो बस खाली यहाँ से ही 6 चाहिए। तो यानी ये आपका सेफ सीक्वेंस है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, बाकी को भी चेक कर सकते हो। सब देखना कि बड़े आराम से बाकी सीक्वेंस चल जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारी लक अच्छी थी, आंसर तो हमें पहले ही मिल गया था, आपको पता है। लेकिन चेकिंग कैसे करते हैं, अपनी एलोकेशन टेबल पढ़ते कैसे हैं, इसका थोड़ा सा मुझे एक आपको यहाँ पे आइडिया देना था। बाकी जो इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के जो मेरे वीडियोस बने हुए हैं उन पे आप जाओगे तो आपको सारी फुल जो है यहाँ पे नॉलेज मिल जाती है, सारी इन्फॉर्मेशन। और ऐसी क्वेरीज कैसे सॉल्व करनी है, जैसे एक बहुत ये अच्छी क्वेरी है पर क्या है थोड़ा सा टाइम टेकिंग है और थोड़ी सी लक। जैसे मैं बताऊँ वाली क्वेरीज में हम लोग की टेक्टिक क्या होती है, हम बेटा पूरा सीक्वेंस जैसे मैंने अभी चलाया ऐसे चला के नहीं देखूंगा, मैं सब में क्या करूँगा, पहले 2 में ही पहले पकड़ूंगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ जो एक बॉक्स बनाया, मैं 4 यहाँ पे टेबल बनाऊंगा अलग अलग, ठीक है। और मैं पहली 2 प्रोसेस चला के देखूंगा कि पहली 2 प्रोसेस चल रही हैं क्या, फिर सब में एक एक करके, यानी कि पूरा यानी कि आपने पहले पूरा पहला वाला सॉल्व किया, फिर सेकंड सॉल्व किया, नो, ऐसे बहुत टाइम चला जाएगा। तो सबका जो पहला सीक्वेंस चला के देख लीजिए तो काम बन जाएगा, है कि नहीं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, अगली क्वेरी देखते हैं। ये भी आपकी पूरी कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर दी हुई थ्योरी है। थोड़ा सा मुझको लग रहा है स्लाइड भी यहाँ पे मिसमैनेज हो गई है। 4 तरह के यहाँ पे जो है एल्गोरिथम दिए गए हैं, बेलमैन फोल्ड, ठीक है, प्रिज्म एल्गोरिथम, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग, और यहाँ पे 4 लिस्ट दी गई हैं जिनमें हमें दिख भी नहीं रहा है ज़्यादा कुछ अभी इस समय, पर ये जो है आपका ONM है, ठीक है,
ये आपका क्या होगा, ओ पी प्लस एम है, ठीक है। और ये सारी बेटा यहाँ पे जो अलग अलग एल्गोरिथम्स हैं ये उनका यहाँ पे कॉम्पिटिटिव मैथ, तो यहाँ पे वही पूरी आपकी सेम ये नॉलेज बेस्ड क्वेरी है, ठीक है ना। अगर आपको याद है ये जो जितनी भी कॉम्पिटिटीज़ हैं, अगर आपको इनका आंसर याद है तब तो आप आराम से यहाँ पे कर सकते हो। और मैंने क्या बोला कि सारी याद होने की ज़रूरत भी नहीं है, कोई अगर एक आध भी याद हो तो हमारा काम यहाँ पे चल जाता है। जैसे मुझको तो यहाँ पे खाली एक का ही अभी याद है, जो पहला वाला है बेलमैन फोल्ड, इसका होता है n इंटू एम, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन जो है ये होता है। तो मैं देखता हूँ कि फर्स्ट ए में थर्ड कोई मिल रहा है क्या, ए में थर्ड मिल रहे हैं पर दो मिल रहे हैं ना, फर्स्ट भी है 3 भी है। फिर इसके बाद चलिए और देख लेते हैं, प्रिज्म एल्गोरिथम का दे रखा है क्या, सी का सेकंड, हाँ वी प्लस सी, क्यों ये थोड़ा सा एक्चुअली करेक्ट फॉर्मूला तो नहीं याद है लेकिन जब ये लिखा हुआ सामने आता तो याद आ जाता है प्रिज्म वाले का। तो जो सी का है वो सेकंड है, तो ये बेटा ही तो मेरा जो पहला वाला है ये यहाँ पे मैच कर जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी क्वेरी टफ है, क्यों, क्योंकि देखिए ये चीज़ें ऐसी जो हम लोग बार बार यहाँ पे पढ़ते नहीं हैं, याद आ गई तो बहुत अच्छी बात है। तो ये क्वेरी हमारी थोड़ी सी लक के ऊपर चलती है। इसके बाद देखिए नंबर 24 पे देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रैम और पीएलए। पीएलए क्या होता है बेटा आपका, प्रोग्राम लॉजिक एरे, ठीक है। ये भी आपकी एक हार्डवेयर डिवाइस में ही हम लोग इसको कंसीडर करते हैं, जो क्या करता है एंड और गेट को यहाँ पे मैनेज करता है, इनको हम लोग सीक्वेंस में लगाते हैं, है ना। तो क्या क्या बातें बोली गई हैं, इन्होंने कहा है कि रैम इज़ अ कॉम्बिनेशनल सर्किट, ये बात तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि रैम क्या होता है उसमें सीक्वेंशियल सर्किट, क्यों, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप्स का यूज़ होता है, ठीक है। तो अगली चलिए अगला ही दिया है स्टेटमेंट कि रैम इज़ अ सीक्वेंशियल सर्किट, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। तो मैं जाऊंगा सीधे सीधे इसके साथ, ठीक है। एक तो ये हो गया, एक में यानी मेरा एक ऑप्शन जो बी है वो तो बिल्कुल सही है ही है। इसके बाद फिर हम लोग अपने आगे बढ़ते हैं, फिर ये लोग पीएलए के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। पीएलए के बारे में देखिए क्या बताया इन्होंने कि पीएलए इज़ अ कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड पीएलए यानी आपका प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे, जो मैंने बताया। इसमें क्या है कि एंड के पीछे और लगता है, तो ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है, क्यों, क्योंकि एंड और का ही यूज़ होता है इसमें, है ना। तो इसमें जो है हमारे फ्लिप फ्लॉप का तो काम है नहीं, तो ये आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है, ये बात बिल्कुल सही है। और सीक्वेंशियल है क्या, नो। तो यानी कि मुझको बी एंड सी वाले ऑप्शन यहाँ पे दो सही मिल रहे हैं, तो बी एंड सी के साथ जाइए, सेकंड ऑप्शन है आपका, है ना। जो सेकंड ऑप्शन है वो आपको बिल्कुल करेक्ट जो है लेके जाएगा अपनी तरफ, ठीक। इसके बाद अगली क्वेरी भी कुछ थ्योरेटिकली टाइप की है, द आइडिया ऑफ कैश मेमोरी इज बेस्ड ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग, principle of locality of reference, based on the fact that the large portion of a program is referenced relatively, principle of 10-90, no, non volatile, no, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेरी है, जब हम लोग कैश मेमोरी पढ़ाते हैं तो बार बार ये टर्म यूज़ होता है, क्या, लोकलिटी ऑफ रेफरेंस। क्या मतलब है इसका, कि जो भी डेटा यूज़ हो रहा है उसके आसपास का डेटा अपने पास उसका मेमोरी एड्रेस स्टोर करके रखो, क्योंकि हमें पता है कि बार बार अगर कोई चीज़ यूज़ हो रही है तो वहीं आसपास के एरिया में ही ज़्यादा हमको मिल जाएगी। तो ये जो है प्रिंसिपल ऑफ लोकलिटी ऑफ रेफरेंस की तरफ हम लोग यहाँ पे चलेंगे, है ना। तो हम लोग अपना ये ऑप्शन चूज़ करेंगे, यहाँ पे लोकलिटी ऑफ रेफरेंस ए के साथ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ स्टैक, ओके, याद है ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो। जब आप स्टैक के ऊपर काम करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, यानी जो सबसे लास्ट में शुरू होता है वही सबसे पहले बाहर जाता है, ये कॉन्सेप्ट होता है। तो देखो 4 एप्लीकेशन दिखाई गई हैं, वो कह रहे हैं कि बताइए कौन सा है जो स्टैक को, मतलब जो है स्टैक उसको सपोर्ट नहीं करता। तो टावर ऑफ होनी तो बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है, ठीक है, जहाँ पे क्या होती है 5 रिंग होती हैं, उनको हमें एक जो है पिलर से या सेकंड पिलाना पड़ता है, सेकंड से थर्ड पिलाना पड़ता है, तो वो एक बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, जो बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है बेस्ड अपॉन स्टैक। तो ये तो है ही स्टैक का रिकर्सन।
पूरा आपका, जब जानते हो ये आपका क्या है, एक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है, पूरा कॉन्सेप्ट ही यही पे वो होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, है ना। तो ये भी सपोर्ट करता है। वोटर पोलिंग स्टेशन, सोचिए लाइन लगी हुई है, क्यू बनी हुई है, जो सबसे पहले आएगा सबसे पहले वोट डालेगा, सबसे पहले बाहर जाएगा। सेकंड पर्सन आएगा, वोट डालेगा, बाहर जाएगा। जो सबसे लास्ट में होगा सबसे लास्ट में आएगा, सबसे लास्ट में जाएगा। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो क्या यूज हो रहा है, फीफो। ठीक है, यानी कि ये तो नहीं है, स्टैक इसको सपोर्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये कहाँ चलता है मेरा, क्यू के साथ, है ना। तो बहुत ही सिंपल सी क्वेरी है, यहाँ पे पढ़ते हुए जाएंगे आपको मिल जाएगा पैरेंथेसिस मैचिंग, है ना। यानी जब आप लोग यहाँ पे प्रोग्रामिंग करते हो तो आप क्या देखते हो कि जो सबसे पहले सबसे लास्ट में जो ब्रैकेट ओपन होता है वही सबसे पहले क्लोज होता है, और सबसे पहले जो ओपन होता है वो सबसे बाद में क्लोज होता है ना। पैरेंथेसिस मैचिंग का कॉन्सेप्ट भी हमारा स्टैक के ऊपर ही बेस्ड है, तो ये भी हमारा हो गया। तो यानी कि ये सारे ऑप्शन थे हमारे ऐसे। ओ फोर्क, फिर वही ऑपरेटिंग सिस्टम। फोर्क क्या है बेटा, फोर्क क्या होती है, एक मेरी सिस्टम कॉल होती है, और क्या करती है, प्रोसेस करती है, जनरेट, है ना। इसका काम क्या होता है, प्रोसेस जनरेट करना। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या पूछी है उन्होंने, हाउ मेनी चाइल्ड प्रोसेसेस विल बी क्रिएटेड बाय फॉलोइंग फोर्क सिस्टम कॉल। तो यहां पे देखिए 1 2 3 4 क्या होता है सीक्वेंस। जब आप पहली कॉल करोगे तो क्या होगा बेटा, 2 प्रोसेस बनेंगी। ठीक है, एक क्या होगा, पेरेंट, पहली जो प्रोसेस होती है, ध्यान दीजिए पहली कॉल में जो पहली जो प्रोसेस बनती है दैट इज नोन एज पेरेंट, और जो सेकंड होती है वो क्या होती है, चाइल्ड। ठीक है, फिर आपने क्या किया, सेकंड फोर कमांड प्रोड्यूस की। तो ये जो पहला वाला है ये क्या करेगा, अपने अंदर से 2 और प्रोसेस क्रिएट करेगा, और ये दोनों क्या होंगी, चाइल्ड। फिर आपने थर्ड प्रोसेस की, हर प्रोसेस अपने अंदर से क्या करती है, 2 चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करती है। तो ये हो गया मेरा थर्ड कॉल। ठीक है, और फिर इसके बाद नंबर 4 पे फिर ये सारी प्रोसेस 2 चाइल्ड प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो एक तरह से कैसा लुक आ गया, बाइनरी ट्री का। तो देखिए टोटल इतनी यहाँ पे प्रोसेस बनने वाली हैं। अब आपको बस क्या करना है, सबको काउंट कर लेना है, पहले वाले को छोड़ दीजिएगा। पहले वाली क्या है, पेरेंट प्रोसेस है। अब बाकी काउंट कर लीजिए, सबसे नीचे क्या है, 8 4 12 14 एंड 15। तो जो आपका आंसर आएगा वो बेटा क्या आएगा, 15। ठीक है ना, जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आपका 15 आ जाएगा। इसके बाद इसका बाकायदा एक फॉर्मूला भी होता है, पर चूंकि 4 ही हैं तो, और मुझे आपको ये चीज़ यहाँ पे करके दिखानी थी, समझानी भी थी, तो मैंने आपको ये फिगर के थ्रू बता दी। तो वो बहुत ज़्यादा देते भी नहीं, 3-4 की काउंट देते हैं आपको। इसके बाद आइए नेक्स्ट। फिर से देखिए यहाँ पे लिस्ट मैच कराने वाला मामला आ गया, और क्या दिया इन्होंने, क्रिटिकल रीजन वर्किंग सेट डेडलॉक वेट सिग्नल, वही ऑपरेटिंग सिस्टम। मुझे लग रहा है अब तो 11-12 क्वेरी हो गई होंगी अब तक ऑपरेटिंग सिस्टम पे। पूरा टॉपिक ही मतलब जो है आधा पेपर इन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम, पेजिंग, सेगमेंटेशन, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट। तो बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम टॉपिक ही एक्चुअली अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार क्लास में बच्चों से ये बात बताता भी रहता हूँ, ये अच्छे से पढ़िए। तो 2 लिस्ट दे दिए, कहा भैया इनको आपस में कर लो, मैच कर लो। ठीक है ना, तो वही चीज़ है कि अगर आपको 1-2 भी टर्म्स याद हैं तो आराम से हो जाएंगे। जैसे देखिए पहला क्या दे रखा है, क्रिटिकल रीज़न है, तो उसकी क्या खास बात होती है कि वहाँ पे एक बार में एक ही प्रोसेस रह सकती है, और ये कैसे होता है, सपोज 4 प्रोसेस हैं, लेकिन क्या बोला गया है कि जो किसी भी प्रोसेस का या भी जो कोई भी जो रिसोर्स है उसका जो क्रिटिकल रीज़न है, वहाँ पे एक बार में केवल एक ही प्रोसेस होगी। जब एक प्रोसेस है तो कोई और दूसरी प्रोसेस उस जो है स्टेटमेंट को एक्सेस नहीं कर सकती, या उस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकती। और ये चीज़ कैसे होती है, इसके लिए जो टर्म बार बार यूज़ होता है दैट इज नोन एज म्यूचुअल एक्सक्लूजन। बार बार हम लोग ये टर्म वहाँ के लिए यूज करते हैं।
तो एक चीज़ तो सेट है कि ए के साथ जाएगा फोर्थ। तो देखिए आप जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हो तो टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या देखते हैं कि कौन से ऑप्शन हटाओ 3 एंड 4 को, क्योंकि एक तो मुझे बड़ा ही क्लियर है, वर्किंग सेट छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। नंबर 3 देखता हूं मैं, डेडलॉक कब लगता है? ये लगता है, इसके साथ जो टर्म सबसे ज़्यादा यूज़ होता है दैट इज सर्कुलर वेट। यानी क्या होता है, कब लगता है कि अगर 3 लोग हैं, ठीक है ना, 1 जो है क्या वेट कर रहा है कि 2 अपना काम खत्म कर ले, 2 वाला क्या वेट कर रहा है कि 3 अपना काम खत्म कर ले तो मुझे मिल जाए थोड़े से रिसोर्स, और 3 वाला किसकी वेट में लगा हुआ है, 1 के, कि 1 अपना काम खत्म करे तो मुझको कुछ मिल जाए रिसोर्स। यानी कि क्या हुआ, सब एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं और काम कुछ नहीं हो रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेडलॉक। और ये होती है क्या, जो मैंने एक छोटी सी फिगर बनाई है, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, कि जब ऐसी सिचुएशन होती है कि बहुत सारी प्रोसेस एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं कि यार तुम काम खत्म करो तो मैं शुरू करूं, आप जो है किसी और का मुंह देख रहे हैं और वो आपके सेकंड पर्सन का, यानी सब एक दूसरे के वेट में लगे हुए हैं कि कब वो अपने रिसोर्स करेगा रिलीज और ये प्रोसेस मेरी ओवर होगी, तो इसको डेडलॉक। तो देखिए मुझको 2 यहाँ पे बड़े क्लियर कट मिल गए हैं कि सी जाएगा 1 के साथ, तो ये देखिए सी जा रहा है 1 के साथ, गुड। तो यानी मेरा आंसर कौन सा होगा, 1 वाला। बाकी 2 के बारे में अगर मुझे ज़्यादा नहीं भी पता है तो मैं आराम से, मतलब कम से कम मुझे 2 सेट भी मिल जाए तो मैं अपने आंसर तक ईजिली पहुंच जाऊंगा। तो आई विल गो विद द फर्स्ट वन, ठीक है। बाकी भी यहाँ पे दिए हैं, ये भी वेट एंड सिग्नल, ये भी बहुत ईजी है, कंडीशन वेरिएबल है कि नहीं। तो ऐसे आप अपने आंसर पे आ जाओगे। कंसीडर द फॉलोइंग ट्री, ये कौन सा ट्री है, एवियल सर्च ट्री। सर्च ट्री तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। देखिए ये वैल्यू लोअर होती है, ये हाई, ठीक है, ये हाईएस्ट होती है, ये लोवेस्ट होती है, ये बीच में होती है, ठीक है ना। यानी कि फॉर एग्जांपल 10, 15 एंड 20 तो मेरी सर्च ट्री बनती है। तो पहला तो नहीं है। बाइनरी सर्च ट्री भी बिल्कुल नहीं है। फाइबोनेकी सीरीज का थोड़ा सा पार्ट है लेकिन बिल्कुल क्लियर नहीं बोल सकते। फाइबोनेकी सीरीज क्या होती है कि पहले लेवल पे 1 नोड है, सेकंड पे 2 नोड है, ठीक है, फिर थर्ड लेवल पे जाओगे तो आपको 3 नोड मिलेंगे, ठीक है। तो ये कैसे कि 1 एंड 2 का जो सम आएगा यहाँ पे 3 आएगा, फिर तुम अगले लेवल पे जाओगे तो क्या होगा, तुमको 5 नोड मिलेंगे, ठीक है। कैसे कि ये प्रीवियस जो 2 लेवल हैं उनका सम यहाँ पे 5 आएगा, है ना। तो फाइबोनेकी जो ट्री होता है कुछ समथिंग लाइक दिस, ऐसे क्रिएट होता है। तो फाइबोनेकी का शुरू का तो थोड़ा सा बन रहा है, ठीक है ना, लेकिन मैं इन दोनों से ये फाइनली नहीं, ये बोल ही नहीं सकता कि ये फाइबोनेकी ट्री है, ठीक है, क्योंकि कम से कम मुझे 3 टर्म दिखाएं, वो 3 लेवल दिखाएं तो मैं बोलूँगा कि फाइबोनेकी है। तो बाइनरी ट्री तो बिल्कुल है, श्योर है, बाइनरी ट्री के साथ तो मैं बिल्कुल जा सकता हूँ। तो देखिए ट्री तो है ही है ये, लेकिन पूछें कौन सा ट्री है, ठीक है ना। तो ये तो कोई बात ही नहीं है कि ट्री नहीं है, ट्री तो है ही है। पर इन चारों में जो सही ऑप्शन है मेरे लिए वो कौन सा बनेगा, बाइनरी ट्री है, ठीक है। तो अगर ट्री का आपको थोड़ा सा भी अगर आइडिया हो, ठीक है, तो ट्री का थोड़ा सा भी अगर आइडिया है तो आपको लिए भी ये वाली क्वेरी भी इजी थी। एंड नाउ वी कम टू द लास्ट वन, ठीक है, आखिरी क्वेरी पे आ गए हम लोग। आखिरी क्वेरी देखिए, बहुत ही खूब आती रहती, बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेरी है। तो क्या पूछा है, इन अ कंप्यूटर इफ अ पेज फॉल्ट, ये लीजिए, मतलब अब तक पेज फॉल्ट के ऊपर थ्योरी आ रही थी, अब आ गया न्यूमेरिकल सीधे। कह रहे हैं कि इफ अ कंप्यूटर, इफ द पेज फॉल्ट सर्विस टाइम इज 10 मिली सेकेंड एंड एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम इज 30 नैनो सेकेंड। अच्छा, एक है मिली सेकेंड में और एक है नैनो सेकेंड में। इफ वन पेज फॉल्ट इज जनरेटेड फॉर एवरी 10 रेज टू द पावर 6 memory access, what is the effective access time for the memory? effective access time EAT शॉर्ट में। तो बेटा इसका फॉर्मूला हम लोग बार बार बताते हैं ना, जब भी न्यूमेरिकल करते हैं तो इसका जो आपको क्या करते हैं, बार बार इसका फॉर्मूला जो है दिया जाता है। तो जो फॉर्मूला है पहले वो हमको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है पहले ये अब हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं।
पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला जो है लिख देता हूँ, फिर बताता हूँ। मेमोरी एक्सेस, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अपनी इस प्रॉब्लम को ध्यान से समझते हैं। क्या है फॉर्मूला, मैं सारी बातें यहां बता रहा हूं आपको। कहानी है पेज फॉल्ट की, ठीक है। पेज फॉल्ट का क्या मतलब है कि ये आपकी मेन मेमोरी है, ठीक है। यहाँ पे सारे फ्रेम्स हैं, यानी सारे सब मेरा जो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है। यहाँ के जितने भी फ्रेम के जो बेस एड्रेस है वो मेरे पेज टेबल के ऊपर है। क्या हो रहा है, सीपीयू बार बार कोई मांग रहा है सारी, मतलब जो फ्रेम के लिए पूछ रहा है, तो हम फ्रेम कहाँ से करते हैं एक्सेस, पहले जाते हैं पेज टेबल पे। अगर यहाँ पे पेज मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, उस पार्टिकुलर फ्रेम पे जाएंगे और वो डेटा उठा के प्रोसेसर को दे देंगे। पर प्रॉब्लम तब होती कि जब मैं यहाँ पे आया और वो मुझे नहीं मिला पेज फ्रेम, यानी कि रैम पे वो पेज नहीं है, यानी मुझे हार्ड डिस्क से एक फाइल रीड करनी है पर वो रैम पे नहीं है। तो अब क्या करना पड़ेगा, मुझे पूरी अपनी मेमोरी को एक्सेस करना पड़ेगा। जाएंगे वहाँ पे मेमोरी से जो पेज है उसको अपने हार्ड डिस्क से यानी सेकेंडरी मेमोरी से रैम पे लोड करेंगे। ये इतनी कहानी है। तो अब आइए अपनी प्रॉब्लम में चलते हैं। इन अ कंप्यूटर इफ़ द पेज फॉल्ट सर्विस टाइम इज़ 10 मिलीसेकंड, कह रहे हैं कि पेज फॉल्ट अगर हो जाती है, ठीक है कि नहीं, तो क्या होता है कि मुझको 10 मिलीसेकंड लगते हैं। यानी कि मैं जाऊंगा हार्ड डिस्क पे, उस पेज को सर्च करूंगा, ढूंढ के रैम पे लोड करूंगा। इस काम में मुझको, तो ये जो M है, यानी कि जो मुझको यहाँ पे जो M है वो M क्या बता रहा है आपको, एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम, ठीक है ना। तो ये हमारा जो एवरेज मेमोरी जो एक्सेस टाइम है वो 30 सेकेंड है और 10 मिलीसेकंड लगते हैं फॉल्ट सर्विस में। तो यानी ये जो पेज फॉल्ट सर्विस करने में जो टाइम लग रहा है मुझको S, वो मुझको लग रहा है, यानी कि हार्ड डिस्क से पेज रैम पे लोड करने पे ये जो पहला जो टाइम है, ठीक है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, S लिखेंगे, ठीक है। और एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम इज 30 नैनो सेकेंड। लेकिन अगर पेज मिल जाता है, ठीक है, तो मुझको कितना टाइम लगता है, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे M लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो S की वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है, 10 मिलीसेकंड, और M की वैल्यू क्या दे रखी है इन लोगों ने, 30 नैनो सेकेंड, ठीक है। ये दो बातें यहाँ पे बता दी गई हैं। और अब क्या बोला है कि जो पेज फॉल्ट होता है फॉर एवरी 6 एक्सेस करने के बाद, ठीक है, यानी कि जब मैं जो मेरे P की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो जो P की वैल्यू है वो क्या है, 1/10⁶, ठीक है। यानी कि जब मैं 10⁶, यानी कि 10 के आगे आप जो है 0 लगा लो, 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यानी जब मैं 10 लाख टाइम जब मैं यहाँ पे पेज रिक्वेस्ट करता हूँ तो कोई एक बार ऐसा होता है, यानी कि फ्रेम में मैं मान के चल रहा हूँ कि नियर अबाउट 10 लाख एंट्रीज हैं, तो ज़्यादातर तो मुझे पेज मिल जाते हैं। लेकिन 10 लाख टाइम जब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तो एक बार कभी ऐसा हो जाता है कि वो पेज नहीं मिलता, पेज फॉल्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये बेटा मेरा यहाँ पे आ गई P की वैल्यू 1/10⁶, ठीक है। और तब बेटा जब पेज फॉल्ट होती है तो मुझको टाइम कितना लगता है, 10 मिलीसेकंड लगता है, क्योंकि पूरा पेज फॉल्ट रिपेयर यानी कि मुझको जाना पड़ता है हार्ड डिस्क में, वहाँ से वैल्यू लेके आनी पड़ती है, जो पेज है वो मेन मेमोरी में लोड करना पड़ता है। और अगर मेमोरी हिट हो गई, यानी कि पेज अगर मिल गया, तो यहाँ देखिए कॉन्सेप्ट क्या चलता है, पेज हिट और पेज मिस का, है ना। तो अब ये जो फॉर्मूला है इसको अब आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि जो फॉर्मूले में हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूले से अब आपको जब थोड़े से बेसिक मालूम पड़ गए हैं तो देखिए ये मेरा पहला सिनेरियो है। पहला सिनेरियो ये है कि अगर मेरा पेज अगर अगर मेरा पेज यहाँ पे मिस हो गया, ठीक है, यानी कि अगर पेज फॉल्ट अगर हो गई, अगर पेज फॉल्ट अगर हो गई तो आपको पता है, और वो होती कितनी बार है, 10⁶ में से एक बार होती है। तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मुझे अपना पेज फॉल्ट सर्विस करनी पड़ेगी, यानी हार्ड डिस्क से रैम में उसको लोड करना पड़ेगा। तो ये मेरा क्या हो गया,
सर्विस टाइम, एस हो गया सर्विस टाइम प्लस अब जो है क्या करना पड़ेगा, मुझे रैम से जाके उस फाइल को सीपीयू को देना पड़ेगा, है ना, तो यानी कि मेमोरी एक्सेस टाइम। ठीक है, तो ये तो मुझे मेमोरी तो वैसे भी लगेगी, क्यों, क्योंकि जब जाओगे वहाँ पे तभी तो मालूम पड़ेगा, मेमोरी जब एक्सेस करोगे रैम तभी तो मालूम पड़ेगा कि हाँ भाई पेज फॉल्ट हुई है। इसके बाद क्या है, 1 - P, यानी कि मेमोरी अगर हिट हो गई, तुमको पेज मिल गया, ठीक है, तो ये क्या करेंगे हम, P को यानी जो पेज फॉल्ट रेट है वो 1 में से माइनस कर दीजिए, बस केवल आपको सीधे एक बार रैम पे जाना है, पेज लोड करना है बस। ठीक है, तो ये मेरा फॉर्मूला है मिस का, ये फॉर्मूला है हिट का। अब आपको क्या करनी, सारी वैल्यूज यहाँ पे प्लेस कर देनी है और सॉल्व करना है, देखना है कितना आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ जुगाड़। ठीक है, क्या करिए, पहले ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को ही पहले यहाँ सॉल्व कर लीजिए, तो चीज़ें आपके लिए बड़ी ईजी हो जाएंगी। मैंने देखा इसमें लोग बड़ी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, पर अगर बेटा आप इस फॉर्मूले को ही पहले यहाँ सॉल्व कर लो तो और चीज़ें ज़्यादा आपके लिए ईजी हो जाएंगी। कैसे, चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। इसका ये जो सेकंड वाला पार्ट है ये सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा, ये m - PM, सही है कि नहीं, ये बन जाएगा। और ये क्या है आपका PS + PM, है ना, P को S और M से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या होगा, देखिए +PM - PM तो गायब हो गया, बाकी क्या बचा आपके पास, PS + M। ठीक है ना, यानी कि सिंपल सा जो फॉर्मूला है। अब आप देखिए, पहले तो मैंने फॉर्मूला ही सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ये आ गया मेरा फॉर्मूला PS + M, ये मुझे बता देगा एस्टिमेटेड टाइम। तो P की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा, 1/10⁶ प्लस, अच्छा इंटू है, सॉरी, इंटू एस कितना दे रखा था इन्होंने, 10 मिलीसेकेंड, 10 मिलीसेकेंड यानी कि 10 की पावर, ठीक है ना, 10 की पावर कितनी होगी यहाँ पे, 10 है मिलीसेकेंड, और इसको हमें क्या करना है बेटा, नैनो सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो यानी 10 की पावर 1 को मैं 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, 1 मिलीसेकेंड में 10 की पावर 6 नैनो सेकेंड होते हैं। ठीक है, तो ये बेटा मैंने इसको क्या किया, नैनो सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये हो गया S, और फिर क्या है, मल्टीप्लाइड कि नहीं, मल्टीप्लाइड नहीं किया था बेटा, प्लस था, प्लस क्या दे रखा है M, और M की वैल्यू कितनी दे रखी है 30, तो ये सब आ गया अब नैनो सेकेंड में। तो अब इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 1/10⁶, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 7 + 30, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर 7 - 6 प्लस 30, यानी कि 10 की पावर 1 + 30, यानी बेटा मेरा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। आप देखो, ठीक है, तो पहला काम देखिए मैंने क्या किया, इतना जो टफ फॉर्मूला था इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आए, PS + M मुझे मिल गया, पेज फॉल्ट का रेट मुझे पता है क्या है, 1/10⁶ इंटू मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, अपना 10 जो मिलीसेकेंड था, ये यहाँ पे ध्यान दीजिए मैंने इसको नैनो में कन्वर्ट किया। कैसे, 10 की पावर 1 को 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10 की पावर 7 आ गया। अब क्या हो गया, ये है मेरी मेन कैलकुलेशन, अगर आप देखो तो ये है यहाँ पे 1/10⁶ इंटू 10 की पावर 7, तो पावर जब ऊपर लेके आओगे माइनस में हो जाएगी, 7 - 6 कितना हो जाएगा, 10 की पावर 1 और प्लस 30, तो मेरा आंसर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 40 नैनो सेकेंड अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, तो आई विल गो विद द 4th वन। तो बेटा यहीं पे हमारा ये पेपर यहाँ पे ओवर होता है। पूरे पेपर पे हम लोगों ने यहाँ पे कोशिश की कि सारी क्वेरी में आपको जितना हो सके मैक्सिमम यहाँ पे बता पाऊँ, टाइम ले पाऊँ, लेकिन तब भी आपको पता है पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि टॉपिक आपको पता है बड़े वास्ट हैं। हम लोग खाली यहाँ पे क्या करें, जब क्वेरी सॉल्व करें तो एक छोटा सा पोर्शन कवर करते हैं। तो और आपने पूरा पेपर अगर देखा हो तो क्या देखा, हर टॉपिक से क्वेरी आई है। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेरी कहाँ से मिली हमें, ऑपरेटिंग सिस्टम से।
मैंने पूरा चेक नहीं किया, लेकिन तब भी आई होप कि मतलब 11-12 से ज़्यादा क्वेरी और थियोरटिकल भी आई हैं, आप क्या देख रहे हो, और न्यूमेरिकल भी आए हैं। मुझे लग रहा है कम से कम 3 तो यहाँ पे न्यूमेरिकल भी मिले हैं मुझे करने के लिए। और फिर आप क्या देख रहे हैं, जो आपका नंबर सिस्टम आया, बूलियन से भी क्वेरी दी गई हैं, तो मतलब सारे टॉपिक उन्होंने अच्छे से कवर किए हैं। तो जो CUT का जो लेवल है उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ती है ना। तो चलिए ऐसे हम आपको, और अभी यहाँ पे जो भी पेपर हैं और भी जो टॉपिक वाइज जो न्यूमेरिकल हैं उनके वीडियोज़ भी हम लोग यहाँ पे बनाते रहेंगे। तो चलिए थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।